Hello बच्चों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला. दिस इज नैन्सी डेला एंड टुडे वी विल डिस्कस द 10th लेक्चर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन. लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था, जिसके अंदर हमने सारे के सारे 4 फेजेस अच्छे से डिस्कस किए थे. सबसे पहला फेज था मेंस्ट्रुअल फेज, उसके बाद सेकंड फेज को हमने बोला था फॉलिकुलर या फिर प्रोलिफेरेटिव फेज, एंड द थर्ड फेज इज ओव्यूलेशन, एंड द फोर्थ एंड लास्ट फेज इज सीक्रेटरी फेज, जिसको हमने बोला था ल्यूटियल फेज. ये सारी की सारी चीजें हमने अच्छे से डिस्कस की थी. हार्मोनल कंट्रोल आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा. आज से हम शुरू करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक, और जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन टॉपिक समझने से पहले हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ ओवम क्या होती है. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम समझने के बाद हम पूरी की पूरी जो स्टेप्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के अंदर, उन स्टेप्स को हम अच्छे से करेंगे. जैसे कि जो फर्स्ट स्टेप है जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेशन, उसके बाद हम देखेंगे एंटी फर्टिलाइजिंग एंड फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, थर्ड वन इज एक्रोसोमल रिएक्शन, फोर्थ वन इज कॉर्टिकल रिएक्शन, एंड द फिफ्थ वन इज जोनल रिएक्शन. के बाद हम पढ़ेंगे मियोसिस सेकंड, कंप्लीशन के बाद हमें क्या मिलेगा, एंड सिंगेमी. उसके बाद हम सेक्स डिटर्मिनेशन भी देखेंगे. तो ये सारी की सारी चीजें हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया है, स्ट्रक्चर ऑफ एग पढ़ेंगे, हम कैपेसिटेशन पढ़ेंगे, एग्रोसोमल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन, जोनल रिएक्शन, उसके बाद मियोसिस सेकंड कंप्लीशन देखेंगे, और देखेंगे हम सिंगेमी. ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके अपने टॉपिक्स को करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एग की. ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन आपको तभी समझ में आएगा जब एक बार आपको स्ट्रक्चर ऑफ एग समझ में आ जाएगा कि जो सेकेंडरी साइट के अराउंड कौन कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. प्राइमरी मेम्ब्रेन कौन सी होती है, सेकेंडरी मेम्ब्रेन कौन सी होती है, टर्शरी मेम्ब्रेन ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होती है या नहीं होती, और किन के अंदर प्रेजेंट होती है. तो सबसे पहले ये लेक्चर शुरुआत करने से पहले, फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स करने से पहले हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एग क्या होती है. ठीक है, तो चलिए आप अपने नोट्स बना लीजिए, जल्दी से अपनी नोटबुक खोलिए. ठीक है, और लिखना शुरू कीजिए स्ट्रक्चर ऑफ एग. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एग हम करने वाले हैं. ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एग के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, सबसे पहले तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप एग बोलते किसको. ठीक है, यानी कि एग आप किसको बोलते हो, तो यानी कि एग किसको बोलोगे, एग बोलोगे आप सेकेंडरी oocyte. ठीक है, सेकेंडरी oocyte, या फिर आप इसको बोल सकते हो ओवम प्लस एग मेम्ब्रेन. ठीक है, यानी कि प्लस एग मेम्ब्रेन, इतनी सारी स्ट्रक्चर्स को मिला के, यानी कि सेकेंडरी oocyte यानी कि ओवम प्लस एग मेम्ब्रेन. ठीक है, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, एग. अब हम एग मेम्ब्रेन देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सी एग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक अब शुरू होता है कि टाइप्स ऑफ एग मेम्ब्रेन. ठीक है, टाइप्स ऑफ एग मेम्ब्रेन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एग. तो सबसे पहली जो एग की जो मेम्ब्रेन है, सबसे पहली जो मेम्ब्रेन है बच्चे, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी एग मेम्ब्रेन. किसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन बोलेंगे. ठीक है, अब देखो जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, ये किसको बोलते हैं हम, ये जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है ना, सेकेंडरी oocyte अपने खुद ही रिलीज करती है. ठीक है, तो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन में आप क्या लिखोगे, इट इज रिलीज्ड बाय, इट इज रिलीज, या फिर इसकी जगह आप ये लिख दो, इट इज सीक्रेटेड बाय, इट इज सीक्रेटेड बाय oocyte itself. ठीक है, यानी कि oocyte अपने ही अराउंड जो मेम्ब्रेन सीक्रीट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन. और प्राइमरी एग मेम्ब्रेन ह्यूमंस के अंदर क्या होगी, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन ह्यूमंस के अंदर क्या होगी, इसको हम बोलेंगे जोना पेलुसिडा इन ह्यूमंस, जोना पेलुसिडा इन ह्यूमंस. ये तो हो गई प्राइमरी एग मेम्ब्रेन. ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन की. ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन की. तो चलिए सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन हम देखते हैं कि सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन क्या होती है. ठीक है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन,
सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन किसको हम बोलते हैं? देखो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन किसके अराउंड होती है? इट इज अराउंड प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। ये किसके अराउंड होते हैं बच्चे? ये अराउंड होते हैं प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के अराउंड। जैसे कि सेकेंडरी ओसाइट ने ही अपने अराउंड क्या सीक्रेट करी? एक लेयर जिसको हमने बोला जोना पेलुसिडा। अब जोना पेलुसिडा को कौन सराउंड करेगी? सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। एंड सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन इज सीक्रेटेड बाय ओवरी, या फिर आप क्या बोल सकते हो? ओवेरियन फॉलिकल्स। ठीक है, तो यहां पे आप लिखिए इट इज सीक्रेटेड बाय ओवरी, या फिर आप क्या बोल सकते हो? ओवेरियन फॉलिकल्स। ठीक है, या फिर ओवेरियन फॉलिकल्स। एंड इट सराउंड से किसको सराउंड करेगी? इट सराउंड से किसको सराउंड करेगी? इट सराउंड्स, ये किसको सराउंड करेगी? इट सराउंड्स प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन को सराउंड करेगी। और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आपने सुना ही होगा कोरोना रेडिएटा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कोरोना रेडिएटा इन ह्यूमंस। तो देखो जब हमने टर्शरी फॉलिकल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तो आपने क्या देखा था कि जो टर्शरी फॉलिकल के अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होते, जिसको हमने बोला था एंट्रम। जब वो मैच्योर ग्राफियल फॉलिकल बनी, तो जब पूरी की पूरी जो सेकेंडरी oocyte को किसने सराउंड कर लिया था? एंट्रम ने। तो जिसकी वजह से ग्रेनुलोसा सेल्स दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गई थी। एक ग्रेनुलोसा सेल्स प्रेजेंट थी किस किस के बीच में? एंट्रम एंड सेकेंडरी oocyte के बीच में, जिसको हमने बोला था ooferous। और एक ग्रेनुलोसा सेल की लेयर ने बाहर की तरफ एक लेयर बना दी थी, जिसको हमने बोला था मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। तो जो जोना पेलुसिडा की जो बिल्कुल इनर मोस्ट जो लेयर थी ग्रेनुलोसा सेल की, 2 to 3 लेयर्स, उसी को हमने क्या बोला था? उसी को हमने बोला था कोरोना रेडिएटा इन ह्यूमंस। क्या ये बात समझ में आई? तो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन क्या है? जोना पेलुसिडा। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन क्या है? कोरोना रेडिएटा। और हम लिख लेते हैं टर्शरी एग मेम्ब्रेन। और बच्चे टर्शरी एग मेम्ब्रेन यहां पर मैं लिख देती हूं, क्योंकि फिर हमारी एक ही स्लाइड के ऊपर तीनों ही मेम्ब्रेन खत्म हो जाएंगी। टर्शरी एग मेम्ब्रेन, और ये जो टर्शरी एग मेम्ब्रेन है ये सीक्रेट कौन करता है? इट इज सीक्रेटेड बाय, इसको सीक्रेट करता है कौन? इट इज सीक्रेटेड बाय ओविडक्ट्स, या फिर आप क्या बोल सकते हो? यूट्रस। ठीक है, इट इज सीक्रेटेड बाय, ये कौन सीक्रेट करेगा? इट इज सीक्रेटेड बाय ओविडक्ट्स बोलो आप, या फिर आप क्या बोलो? यूट्रस। और नोट बना के लिखो, यहां पर नोट बना के लिखो कि इट इज एब्सेंट इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर हम सिर्फ दो मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के बारे में एंड सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन के बारे में ही हम पढ़ेंगे। टर्शरी एग मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है ह्यूमंस के अंदर, एब्सेंट होती है ह्यूमंस के अंदर, लेकिन ये प्रेजेंट किसके अंदर होगी? जैसे कि रेप्टाइल्स हो गई, बर्ड्स हो गए, फ्रॉग के अंदर ये प्रेजेंट होगी। तो यहां पर जो जेली कोट होती है, ठीक है, फ्रॉग की जेली कोट ऑफ फ्रॉग, ये क्या है? टर्शरी एग मेम्ब्रेन है। या फिर शेल एंड शेल की जो मेम्ब्रेन है रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, वो भी क्या है? एक टर्शरी एग मेम्ब्रेन है। तो यहां पर हमने डिस्कस किया है कि 3 एग मेम्ब्रेन हमने डिस्कस की है। ह्यूमंस के अंदर सिर्फ 2 एग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? एक तो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, दूसरा सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चे? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन इज सीक्रेटेड बाय oocyte इटसेल्फ, एंड एग्जांपल ये हो गया जोना पेलुसिडा इन ह्यूमन। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? इट इज सीक्रेटेड बाय ओवेरी या फिर ओवेरियन फॉलिकल्स, यानी कि जो 2 to 3 लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल वो मिलके क्या बना रही थी? कोरोना रेडिएटा इन ह्यूमंस। जब मैंने बताया था ना कि जब ओव्यूलेशन होता है तो सेकेंडरी oocyte के साथ जोना पेलुसिडा प्लस 2-3 लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल भी बाहर आती हैं, जिसको हमने बोला था कोरोना रेडिएटा। ये सारी की सारी चीजें आप फेमिलियर हो चुके होंगे अभी तक। और जो टर्शरी एग मेम्ब्रेन है ये ह्यूमंस के अंदर तो एब्सेंट होती है, लेकिन फ्रॉग्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है। तो हम यहाँ पर अभी तक क्या डिस्कस करेंगे? हम यहाँ तक अभी तक हम अपने कोर्स में डिस्कस करेंगे प्राइमरी एग मेम्ब्रेन एंड सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। ऑलराइट, तो चलिए
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो होगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एग। अभी तक तो हमने क्या देखा था, अभी तक तो हमने सिर्फ सिंपली देखा था स्ट्रक्चर ऑफ एग। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइए आप। नेक्स्ट हेडिंग होगी, जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी स्ट्रक्चर ऑफ एग। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ एग। ऑलराइट, ये है स्ट्रक्चर ऑफ एग। ठीक है, अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एग। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ एग के अंदर, जो लार्जेस्ट जो एग है, लार्जेस्ट एग कौन सा है? ऑस्ट्रिच। लार्जेस्ट एग कौन सा है? ऑस्ट्रिच का। ठीक है, अब देखो, अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगी एग की। तो हम टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, यहां पर हम नेमिंग करेंगे, पहले तो स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद हम ये दिखाएंगे कि जोना पेलुसिडा कहां पर प्रेजेंट होती है, कोरोना रेडिएटा कहां पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो उस साइट के अंदर क्या क्या चीजें यहां पर प्रेजेंट होंगी। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं एग के बारे में, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एग। एग मतलब अब उस साइट प्लस एग मेम्ब्रेन को ही हम मिला के क्या बोलेंगे? एग बोलेंगे। ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं। अब देखो, जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है एग का, साइटोप्लाज्म है एग का, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम बोलेंगे ऊप्लाज्म। इसको हम क्या बोलेंगे? ऊप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म है, इसको हम क्या बोलेंगे? ऊप्लाज्म। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिखवाती हूं मैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस साइट की, उसको हम क्या बोलते हैं? ऊलिमा। ठीक है, एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बच्चे हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे ऊलिमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? ऊलिमा। अब देखो सेकेंडरी ओसाइट के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, हम ये डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं डायग्राम बनाती हूँ कि क्या क्या चीजें यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। ऑलराइट, चलो। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म को तो हमने क्या बोला? ऊप्लाज्म, और जो मेम्ब्रेन है उसको हमने क्या बोला है? ऊलिमा। ऑलराइट, तो यहाँ पर एक बार पीछे लिखो, और यहाँ पर लिखो कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और इस प्रोमिनेंट न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोमिनेंट न्यूक्लियस को हम बोलते हैं जर्माइनल वेसिकल। इसको हम क्या बोलेंगे? जर्माइनल वेसिकल बोलेंगे। और जो एग है, एग के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होगा? एग के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखो सेंट्रियोल एब्सेंट। ये सारी की सारी स्ट्रक्चर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा रही हूं किसकी? एग की। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं ऊप्लाज्म, मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं ऊलिमा। यहां पर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलते हैं जर्माइनल वेसिकल, न्यूक्लियोलस भी होगा, सेंट्रियोल यहां पर एब्सेंट होगा, और यहां पर प्रेजेंट होंगे न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या प्रेजेंट होंगे? न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। और जो न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे बच्चे? ये प्रोवाइड करेंगे एनर्जी। ठीक है, प्रोवाइड एनर्जी इन क्लीवेज। ठीक है, इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर क्लीवेज इन जाइगोट, फॉर क्लीवेज इन जाइगोट। ठीक है, जब क्लीवेज होगा यानी कि जब सेल डिवाइड करेगी तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो कौन प्रोवाइड करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। देखो यहां पर एक बात आपको ध्यान से समझनी है, यहां पर एक बात आपको ध्यान से समझनी है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया वो किसके हैं? माइटोकॉन्ड्रिया ये है मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया। सेंट्रियोल क्या होता है? एब्सेंट होता है। जब याद करो, जब मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ाया था तो मैंने नेक के अंदर दो सेंट्रियोल पढ़ाए थे, एक तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जब न्यूक्लियस के साथ ही क्या करेगा? फ्यूज करेगा। जब फ्यूजन होगा तो न्यूक्लियस प्लस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल फ्यूजन करेंगे, बाकी का सारा जो पार्ट है वो क्या हो जाता है? डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, जाइगोट के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसके
हैं? माइटोकॉन्ड्रिया तो किसके हैं? ये है मदर के। और अगर मैं बात करूं सेंट्रियोल की, जब क्लीवेज होगा तो जो स्पिंडल फाइबर्स जो बनेंगे वो किसकी मदद से बनेंगे? सेंट्रियोल की मदद से। तो सेंट्रियोल किसका होगा? वो होगा मेल का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे फीमेल के और जो सेंट्रियोल होगा वो किसका होगा? मेल का। ये इतनी बात समझ में आई। अब देखो कि यहाँ पर जो ऊप्लाज्म है, ऊप्लाज्म के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं ये पोलिस्पर्मी को रोकेंगे। अब पोलिस्पर्मी क्या होती है, कैसे ये पोलिस्पर्मी रुकती है, एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म कैसे रुकता है, ये डिटेल में हम करेंगे। लेकिन मैं अभी स्ट्रक्चर के अंदर बता दूं तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं ये कौन बनाएगा? गोल्जी बॉडीज। ठीक है, तो गोल्जी बॉडीज यहां पे लिख देती हूं मैं, गोल्जी बॉडीज फॉर्म गोल्जी बॉडीज फॉर्म क्या बनाते हैं? गोल्जी बॉडीज बनाते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्या बनाते हैं? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, एंड इस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के पास क्या प्रेजेंट होंगे? इस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के पास प्रेजेंट होंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, क्या क्या उन एंजाइम्स का फंक्शन होगा, हम सारी की सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गोल्जी बॉडीज फॉर्म कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे जस्ट बिनेथ द ऊलिमा। ठीक है, यहां पर एक और पॉइंट हम ऐड कर देते हैं, प्रेजेंट जस्ट बिनेथ ऊलिमा के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होंगे? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। अभी तक आपने क्या क्या देखा? अभी तक देखा कि सबसे पहले साइटोप्लाज्म को ऊप्लाज्म बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऊलिमा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जर्माइनल वेसिकल, सेंट्रियोल एब्सेंट होगा, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। ये न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जब क्लीवेज होगा। ठीक है, और गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होंगी और ये गोल्जी बॉडीज क्या बनाएंगी? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पोलिस्पर्मी को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो यहीं पे आप लिख सकते हो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रिवेंट पॉलिस्पर्मी। कैसे पॉलिस्पर्मी को प्रिवेंट करते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, और अब कौन कौन सी एग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी? मैंने अभी तक आपको बताया कि कौन कौन सी एग मेम्ब्रेन होंगी। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन एंड सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी। ठीक है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन एंड सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। तो चलिए सबसे पहले तो जितनी चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या रिप्रेजेंट किया? रिप्रेजेंट किया एक बड़ा सा क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और जस्ट प्रेजेंट होंगे बिनेथ द ऊलिमा क्या प्रेजेंट होंगे? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, क्या प्रेजेंट होंगे? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के पास क्या प्रेजेंट होंगे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, कौन कौन से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे? उन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का फंक्शन क्या होगा वो हम यहां पर देखेंगे पहले। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स होंगी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की। अब क्या प्रेजेंट होगा? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, सेंट्रियोल तो एब्सेंट होगा, ये दिखाने की जरूरत ही नहीं है। अब हम देखते हैं नेमिंग हम बाद में करेंगे। मैंने अभी तक बता दिया कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, सेंट्रियोल एब्सेंट होगा, इसलिए वो मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एग मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन सी एग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी। ठीक है, फिर हम उस डायग्राम को कंप्लीट कर लेंगे। टाइप्स ऑफ एग मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चे, कौन कौन सी एग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी? तो सबसे पहले अभी तो बताया था दो ही तो एग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी। पहली क्या होगी? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। ठीक है, पहली क्या होगी? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन क्या होगी? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, अभी मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी एग मेम्ब्रेन को आप क्या बोलते हो ह्यूमंस के अंदर? जोना पेलुसिडा। ठीक है, क्या बोलते हो बच्चे? जोना पेलुसिडा। ठीक है, और ये जोना पेलुसिडा कौन सीक्रेट करेगा? सीक्रेटेड बाय
कौन सीक्रेट करेगा इस जोना पेलुसिडा को? इट इज सीक्रेटेड बाय oocyte, ठीक है, ये खुद ही oocyte सीक्रेट करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्या होती है? नॉन सेलुलर। ये क्या होती है? नॉन सेलुलर होती है, एज इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, एज इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ये किससे मिलके बनी है बच्चे? ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बनी है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बनी है। जोना पेलुसिडा के ऊपर ही रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, और जो इन रिसेप्टर को कौन पहचानेगा? स्पर्म रिसेप्टर को पहचानेगा, ठीक है। तो जो स्पर्म है एग के टुवर्ड अट्रैक्ट फील करेगा, किसको देख के? जोना पेलुसिडा के ऊपर प्रेजेंट हुए रिसेप्टर्स को देखकर, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के बारे में। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में? सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। और ह्यूमंस के अंदर सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, ह्यूमंस के अंदर सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन हमने किसको बोला है? ह्यूमंस के अंदर सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन हमने बोला है किसको? कोरोना रेडिएटा, ठीक है, किसको बोला है? कोरोना रेडिएटा, ठीक है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि कोरोना रेडिएटा क्या है। कोरोना रेडिएटा किसके अराउंड प्रेजेंट होगी? इट सराउंड्स द प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, ठीक है। तभी मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपको लिखवा दिया था प्राइमरी एग मेम्ब्रेन एंड सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। इट सराउंड प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, चाहे आप प्राइमरी एग मेम्ब्रेन बोलो, ठीक है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन बोलो, या फिर आप जोना पेलुसिडा बोलो, ठीक है। तो ये जो कोरोना रेडिएटा है बच्चे, ये क्या है? इट इज सेलुलर, ठीक है। ये तो ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बनी है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन सेलुलर। ये वाला पॉइंट याद रखना, यहां पर आप स्टार मार्क करके लिख सकते हो कि कोरोना रेडिएटा क्या है? सेलुलर, ठीक है। तो इट इज सेलुलर, ये सेलुलर है। सेलुलर कैसे बच्चे? यहां पर 2 to 3 लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। ये किससे मिलके बनी है? 2 to 3 लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेलुलर लेयर। कोरोना रेडिएटा का मतलब क्या है? कोरोना रेडिएटा, कोरोना का मतलब क्राउन शेप्ड सेल, रेडिएटा का मतलब ये रेडियली अरेंज्ड होती है, ठीक है। तो यानी कि ये सेलुलर है, 2 to 3 लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये जो सेल्स है, सेल्स ऑफ कोरोना सेल्स आर एम्बेडेड इन ए ग्राउंड सब्सटेंस। ये सेल आपस में चिपकी रहती हैं विद द हेल्प ऑफ, किससे चिपकी रहती है? हाई एलुरोनिक एसिड से, ठीक है। तो कोरोना सेल्स, यहां पे मैं लिख देती हूं, कोरोना सेल्स आर एम्बेडेड इन ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, एम्बेडेड इन ग्राउंड सब्सटेंस। और इस ग्राउंड सब्सटेंस को हमने क्या बोला है? ग्राउंड सब्सटेंस। और इस ग्राउंड सब्सटेंस को हमने क्या बोला है? हाई एलुरोनिक एसिड, ठीक है। इस ग्राउंड सब्सटेंस को हमने क्या बोला है बच्चे? हाई एलुरोनिक एसिड, ठीक है। टर्शियरी मेम्ब्रेन के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि टर्शियरी मेम्ब्रेन ह्यूमंस के अंदर एब्सेंट होती है, ठीक है। टर्शियरी मेम्ब्रेन ह्यूमंस के अंदर एब्सेंट होती है। तो टाइप्स ऑफ एग मेम्ब्रेन, कौन कौन सी एग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जो कि नॉन सेल्यूलर है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन जिसको हम कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, ये 2 to 3 लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल से मिलकर बनी होती है। और कोरोना सेल्स एम्बेडेड होते हैं ग्राउंड सब्सटेंस से, ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हाई एलुरोनिक एसिड। इस ग्राउंड सब्सटेंस को हम बोलते हैं। चलो अब हम इसकी रिप्रेजेंट कर लेते हैं बच्चे। अब हम क्या कर लेते हैं? रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये जो जोना पेलुसिडा है ना, ये जोना पेलुसिडा एकदम चिपकी हुई नहीं होती। ये जोना पेलुसिडा एकदम चिपकी नहीं होती, ठीक है। ये जो जोना पेलुसिडा है ये एकदम चिपकी नहीं होती, इसके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चे? स्पेस प्रेजेंट होता है। और इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? पेरीविटलिन स्पेस। और इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? पेरीविटलिन स्पेस बोलते हैं, ठीक है। देखो यहां पर देखो, ये तो मैंने रिप्रेजेंट किया है न्यूक्लियस, ठीक है। ये रिप्रेजेंट किया है मैंने कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ये रिप्रेजेंट किए मैंने माइटोकॉन्ड्रिया। ये बाहर वाली व्हाइट वाली लेयर को मैंने क्या बोला है? जोना पेलुसिडा, ठीक है। जोना पेलुसिडा। और ये जो
येलो कलर से क्या है, ऊलिमा, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है और इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, पेरीवाइटलिन स्पेस। इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, पेरीवाइटलिन स्पेस बोलते हैं। ठीक है, जब सेकेंडरी जो सेकेंडरी oocyte है, जब सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेगी, अपना मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेगी तो हमें क्या मिलेगा, ओवम मिलेगा। ठीक है, और हमें एक मिलती है सेकंड पोलर बॉडी। वो जो सेकंड पोलर बॉडी है वो यहीं पर आकर क्या करेगी, डीजनरेट करेगी। वो जैसे मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूं ब्लू कलर से, तो जस्ट सपोज ये क्या है, पोलर बॉडी। ये पोलर बॉडी यहीं पर आके क्या होगी, रिलीज होगी पेरीवाइटलिन स्पेस के अंदर और यहीं पर डीजनरेट होगी। ठीक है, तो जिस साइड पोलर बॉडी प्रेजेंट होती है उस पोल को हम बोलते हैं एनिमल पोल, उससे अपोजिट पोल को हम बोलते हैं क्या, वेजिटल पोल। उसको हम अपोजिट पोल को हम क्या बोलते हैं, वेजिटल पोल बोलते हैं। ठीक है, और इसके अराउंड क्या प्रेजेंट होंगी, क्राउन शेप्ड सेल्स प्रेजेंट होंगी, और इन क्राउन 2 to 3 क्राउन शेप्ड सेल्स को हमने क्या बोला है बच्चे, इसको हमने बोला है कोरोना रेडिएटा। इसको हमने क्या बोला है, कोरोना रेडिएटा। और इस कोरोना रेडिएटा जो ये जो सेल्स होती हैं, कोरोना सेल्स, ये एम्बेडेड होती हैं किसके अंदर, ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर। और उस ग्राउंड सब्सटेंस को हमने क्या बोला है बच्चे, उस ग्राउंड सब्सटेंस को हमने बोला है हाई एलुरोनिक एसिड। उस ग्राउंड सब्सटेंस को हमने क्या बोला है, हाई एलुरोनिक एसिड। ठीक है, हाई एलुरोनिक एसिड बोला है। ठीक है, तो चलो अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो देखो ओके, तो ये जो सेल्स हैं इसको हमने क्या बोला है बच्चे, कोरोना रेडिएटा। इन सेल्स को हमने क्या बोला है, कोरोना रेडिएटा। जो व्हाइट जो वाली जो सेल है, जो लेयर है, इसको हमने क्या बोला है, व्हाइट वाली लेयर को हमने क्या बोला है, इस वाली लेयर को हमने बोला है क्या, जोना पेलुसिडा, जो कि नॉन सेलुलर होती है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, oocyte और जोना पेलुसिडा के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरीवाइटलिन स्पेस। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स अपना सीक्रेशन इसी पेरीवाइटलिन स्पेस के अंदर रिलीज करते हैं। ठीक है, और जो पिंक कलर के दिखाए हैं मैंने, ये क्या दिखाए हैं बच्चे, ये दिखाए हैं मैंने कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। इसको मैंने क्या बोला है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बोला है। ठीक है, और जो ग्रीन कलर के मैंने रिप्रेजेंट किया है बच्चे, ये मैंने रिप्रेजेंट किया है न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बीच में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ये क्या प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म। इसको हमने बोला है साइटोप्लाज्म। और येलो कलर से जो मैंने रिप्रेजेंट किया है, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है क्या, ooलिमा, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और दिस इज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, एंड दिस प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज नोन एज जर्माइनल वेसिकल। इसको हमने क्या बोला है, जर्माइनल वेसिकल। मैं यहीं पर लिख देती हूं, यानी कि ये है न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस। तो ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर थी, ये क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एग। कहां पर प्रेजेंट होगा, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर गैमीट। और ये स्ट्रक्चर कहां पर प्रेजेंट होगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। कहां पर प्रेजेंट होगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं मैच्योर गैमीट इन फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, मैच्योर गैमीट इन फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये प्रेजेंट है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो और यहां पर मैंने ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, ये है पोलर बॉडी। ये क्या है बच्चे, पोलर बॉडी। ये जो पोलर बॉडी है, सेकेंडरी oocyte जब अपना मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेगी ऑन द अराइवल ऑफ द स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो हमें क्या मिलेगा, एक सेकंड पोलर बॉडी जो कि डीजनरेट कर जाती है किसके अंदर, पेरीवाइटलिन स्पेस के अंदर। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से प्रेजेंट होंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये भी अपना सीक्रेशन किसके अंदर रिलीज कर देंगे, पेरीवाइटलिन स्पेस के अंदर। पेरीवाइटलिन स्पेस के अंदर आप एक लाइन लिख सकते हो कि इट इज present, the space present between, यहां पे आप लिख दो पेरीवाइटलिन स्पेस। ठीक है, पेरीवाइटलिन स्पेस। पेरीवाइटलिन स्पेस का मतलब क्या है, द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन किस किस के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन,
ये प्रेजेंट है ऊ साइट एंड किसके बीच में, जोना पेलुसिडा के बीच में, ठीक है। ठीक है, और यहां पर मैंने 2 पॉइंट्स लिखवाए हैं। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि पोलर बॉडी डीजनरेट्स एयर, पोलर बॉडी यहां पर क्या होगी, डीजनरेट होगी, पोलर बॉडी डीजनरेट्स एयर, पोलर बॉडी यहां पे डीजनरेट होगी एंड कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स सीक्रेट देयर सीक्रेशंस इन दिस स्पेस ओनली। ठीक है, तो यहां पे लिखो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, cortical granules secrete their hydrolytic enzymes, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इन पेरीवाइटलिन स्पेस। अब क्यों होगा, क्या रीजन है, ये सारी की सारी चीजें देखने के लिए आपको ये लेक्चर लास्ट तक देखना पड़ेगा। ठीक है, पेरीवाइटलिन स्पेस। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर थी, अभी तक ये हमने चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, ये हमने चीजें पढ़ ली हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एग, ये मैच्योर एग की क्या है, स्ट्रक्चर है। ऑलराइट, यहाँ पर हमने पूरी की पूरी चीजें देख ली हैं, कोरोना रेडिएटा के बारे में, जोना पेलुसिडा के बारे में, पेरीवाइटलिन स्पेस, ऊलिमा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, पोलर बॉडी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और साइटोप्लाज्म को यहाँ पे हमने क्या बोला था, ऊप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हमने क्या बोला है, ऊप्लाज्म। ठीक है, क्लियर है, इतनी चीजें समझ में आई। चलो अब हम बात करते हैं अपने फर्टिलाइजेशन इवेंट की। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, अपने सॉरी फर्टिलाइजेशन इवेंट की। चलो शुरू करते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। किसके बारे में शुरू करते हैं, फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में हम ये अपनी चीजें शुरू करते हैं, फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, अब देखो स्पर्म को कहां पर पहुंचना है, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte कहां पर प्रेजेंट है, जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ सेकेंडरी oocyte आ गई है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, अलोंग विद जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। अब स्पर्म कहां पर प्रेजेंट है, वेजाइना के अंदर। ठीक है, यानी कि इंसेमिनेशन हुआ, इंसेमिनेशन होके स्पर्म्स कहां पर पहुंचे, वेजाइना। अब जो फर्टिलाइजेशन की जो साइट है, फर्टिलाइजेशन की साइट कहाँ थी, एम्पुला के अंदर, जो कि एक स्वोलन पार्ट था किसका, फैलोपियन ट्यूब का। तो स्पर्म को कहाँ पर पहुंचना है, फर्टिलाइजेशन साइट के ऊपर पहुंचना है। स्पर्म को फर्टिलाइजेशन साइट के ऊपर पहुंचना है। एज यू ऑल नो दैट 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, उसमें से सिर्फ एक स्पर्म क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, और सारे के सारे स्पर्म की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब ये कैसे होती है, ये सारी की सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, कि कैसे सिर्फ एक स्पर्म ही फर्टिलाइज कर सकता है, किसे, सेकेंडरी oocyte से, जिससे कि हमें क्या मिलेगा, ओवम मिलेगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा और फर्दर बाद की कहानी है वो। ठीक है, तो अब देखो कि बहुत सारे जो स्पर्म्स हैं उनको बैरियर्स क्रॉस करने पड़ेंगे। ठीक है, हर्डल्स क्रॉस करने पड़ेंगे, कहां तक पहुंचने के लिए, फर्टिलाइजेशन साइट तक। हम ये चाहते हैं कि सिर्फ एक स्पर्म ही पहुंचे, बाकी के सारे स्पर्म की क्या हो जाए, डेथ हो जाएगी। अगर एक से ज्यादा स्पर्म का फ्यूजन हो जाएगा तो यानी कि प्लॉइडी क्या हो जाएगी, मिसमैच हो जाएगी, तो हमारा कुछ काम का नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि प्लॉइडी क्या रहे, मेंटेन रहे, हैप्लॉइड गैमेट रहे, स्पर्म हैप्लॉइड गैमेट ही रहे क्या, एग, और दोनों का फ्यूजन होके हमें एक डिप्लॉइड जाइगोट मिले। ये सारी की सारी कहानी। तो इसके बीच के अंदर यानी कि जो फर्टिलाइजेशन साइट है, आपको पता है मैंने आपको बताया था कि जो फर्टिलाइजेशन साइट है, ठीक है, ये जो फर्टिलाइजेशन साइट है ये कहां पर है, यानी कि एम्पुला इस्थमिक जंक्शन, एम्पुला इस्थमिक जंक्शन, या फिर आप क्या बोल सकते हो, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, एम्पुला। ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, इसको एम्पुला बोल सकते हो। ठीक है, अब पहुंचना तो स्पर्म को कहां पर है, एम्पुला पर पहुंचना है, क्योंकि वहीं पर सेकेंडरी oocyte वेट कर रही है कि इसका सिर्फ एक स्पर्म का। अब देखो कि कौन कौन से हर्डल्स आएंगे और कैसे स्पर्म्स का जो नंबर है वो कम होगा। तो जस्ट सपोज मैं एक रफ सा डायग्राम बना रही हूँ सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैं एक रफ सा डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि ये वाला जो पार्ट है, जस्ट सपोज ये क्या थी,
फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब्स के पार्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट थी ओवरी, और ओवरी अटैच थी किससे, लिगामेंट से, यानी कि ये थे लिगामेंट्स, ओवेरियन लिगामेंट्स। और यहाँ पर जो इनफंडिबुलम के पास क्या थे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे ये क्या कर रहे थे, सेकेंडरी oocyte को रिसीव कर रहे थे, ठीक है। और ये थी पूरी की पूरी आपकी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जस्ट एक रफ डायग्राम है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और जो लास्ट जो नैरो पार्ट था यूट्रस का, उसको हमने क्या बोला था, सर्विक्स। और इसके बाद ये क्या कंटिन्यू हो रहा था, वेजाइना, ठीक है, ये क्या कंटिन्यू हो रहा था, वेजाइना। दिस इज यूट्रिन कैविटी, दिस इज यूट्रिन कैविटी, ठीक है। और ये है पार्ट ऑस्टियम। बच्चे इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियम। ऑस्टियम क्या होता है बच्चे, ऑस्टियम का मतलब है जहां से यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब आपस में क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, उस पार्ट को हमने बोला है ऑस्टियम। और ये पूरा का पूरा फैलोपियन ट्यूब, और ये जस्ट सपोज दिस इज एम्पुला, ये क्या है, एम्पुला, एंड दिस इज इनफंडिबुलम, ये इनफंडिबुलम है जो पार्ट सबसे क्लोजेस्ट है ओवरी के, एंड दिस इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हमने क्या बोला है, फिम्बरी, ठीक है। तो ये था एक रफ सी स्ट्रक्चर। अब मैं आपको बता रही हूं, अब मैं आपसे क्या समझाना चाह रही हूं, ठीक है, अब मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, बात यह है कि जो फ्यूजन होना है वो कहाँ पर होना है, फ्यूजन होना है वो कहाँ पर होना है, फ्यूजन होना है एम्पुला पर, ठीक है, यानी कि एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पर फ्यूजन होना है। स्पर्म कहाँ पर है, वेजाइना, ठीक है। इंसेमिनेशन हुआ यानी कि पीनस ने रिलीज किया स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, कौन से पार्ट के अंदर, वेजाइना। अब ये सारे के सारे हर्डल्स क्रॉस करके पहुंचना कहाँ पर है, एम्पुला, और एम्पुला के पास क्या है, सेकेंडरी oocyte, यहां पर क्या है, सेकेंडरी oocyte। अब ध्यान देना, सेकेंडरी oocyte के अराउंड सबसे जो बिल्कुल क्लोजेस्ट जो लेयर थी वो मैंने क्या बताई थी, जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा के अराउंड 2 to 3 लेयर स्ट्रक्चर बनाई थी, 2 to 3 लेयर स्ट्रक्चर, उसको हमने क्या बोला था, कोरोना रेडिएटा, उसको हमने क्या बोला, ये है कोरोना रेडिएटा, ठीक है, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। और उसके बाद ये पिंक कलर की मैंने दिखाई है जोना पेलुसिडा, ये दिखाई है मैंने जोना पेलुसिडा, ठीक है। और अंदर मैंने दिखाया है न्यूक्लियस, ठीक है, सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस। अब तो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दी है, कैसे, अरे ये देखो, ठीक है, यानी कि ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर कहां पर प्रेजेंट है, एम्पुला के अंदर, यानी कि कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, और अंदर क्या है, जर्माइनल वेसिकल न्यूक्लियस है। फ्यूजन होना है वो किसके साथ होना है, न्यूक्लियस के साथ होना है, यानी कि स्पर्म को कहां पर पहुंचना पड़ेगा, स्पर्म को पहुंचना पड़ेगा यहां पर, यानी कि मैच्योर गैमेट के न्यूक्लियस तक पहुंचना पड़ेगा। कहां तक पहुंचना पड़ेगा, मैच्योर गैमेट के न्यूक्लियस तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। अब कौन कौन से हर्डल्स आएंगे, तो सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूं, ठीक है, कहानी है। सबसे पहले यानी कि 14th डे पे हुआ ओव्यूलेशन, 14th डे पे हुआ ओव्यूलेशन, ठीक है। और जो वाइबिलिटी होती है किसकी, एग की वाइबिलिटी होती है अराउंड 48 to 72 आवर्स, यानी कि ओव्यूलेशन के +- 2 डेज तक जो एग है वो जिंदा रहता है, ठीक है, यानी कि तब तक वो फर्टिलाइज कर सकता है स्पर्म से। और स्पर्म की जो वाइबिलिटी होती है दैट इज 24 से लेके 48 आवर्स तक, ठीक है, यानी कि स्पर्म कहां पे आया, सबसे पहले वेजाइना के पास। आप देखो वेजाइना से बचना है, क्यों, क्योंकि यहां पर वेजाइना के पास क्या है, एसिडिक पीएच है, यहां पर क्या है, एसिडिक पीएच। जब मैंने आपको जो मेल एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में बताया था, चाहे स्माइनल वेसिकल हो, चाहे कॉपर्स ग्लैंड, बल्बोयूथ्रिल ग्लैंड हो, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड हो, सबका सीक्रेशन क्या था, एल्कलाइन सीक्रेशन था। क्यों, क्योंकि वेजाइना की जो पीएच है, एसिडिक पीएच है, इसको करना था कम, तो यानी कि यहां पर स्पर्म जैसे कि यहां पर जिंदा रह सके, लेकिन फिर भी यहां पर एसिडिक पीएच होने के कारण बहुत सारे स्पर्म यहां पर ही मर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो हर्डल है वो है सर्विक्स। सर्विक्स के साथ कैसे हर्डल है, क्यों, क्योंकि यहां पे सर्विक्स के पास एक म्यूकस प्रेजेंट होता है, तो म्यूकस के अंदर भी बहुत सारे स्पर्म अटैक जाते हैं। अब जो वेजाइना और जो सीमन के जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, जो कि एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते थे, उनकी वजह से यहां पर यूट्रिन कैविटी तक पहुंचे
बहुत सारे स्पर्म्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी म्यूकोसल लाइनिंग की वजह से बहुत सारे स्पर्म अटक जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था जब ओव्यूलेशन होगा क्या तो इस ओवरी से हो सकता है या फिर इस ओवरी से हो सकता है। जस्ट सपोज अगर इस ओवरी से अगर ओव्यूलेशन हुआ है, यानी कि मैंने यहीं पर रिप्रेजेंट किया है, लेकिन अगर कुछ स्पर्म यहाँ से अपना रास्ता भटक जाते हैं और इस साइड चले जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो यानी कि ये सारे के सारे स्पर्म की भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो जो थर्ड हर्डल क्या आया, यूट्राइन कैविटी, ठीक है। अब किसके पास पहुंचा, ऑस्टियम के पास। ठीक है। अब स्पर्म अट्रैक्ट होना शुरू करते हैं किससे, एग से। क्योंकि जो एग के पास मैंने बताया था जोना पेलुसिडा के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड एग, ठीक है, रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन फेलोपियन ट्यूब की मैंने आपको क्या बताया था, जो एपिथेलियम होती है वो सीलिएटेड एपिथेलियम होती है, लेकिन सीलिया के अंदर भी बहुत सारे स्पर्म क्या हो जाते हैं, मतलब अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। तो इसलिए यहां पर मैं लिख देती हूँ फेलोपियन ट्यूब, यानी कि फिफ्थ जो हर्डल है वो क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब। फिफ्थ हर्डल क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब होगा, ठीक है। अब फेलोपियन ट्यूब फिफ्थ हर्डल हो गया। अब चलो ठीक है, फेलोपियन ट्यूब से भी बचे कैसे ना कैसे करके, लेकिन अब आगे कोरोना रेडिएटा। अब कोरोना रेडिएटा भी एक हर्डल है, ठीक है। चलो ठीक है, कोरोना रेडिएटा को भी क्रॉस करके जैसे तैसे पहुंचे। उसके बाद एक और लेयर मिली जिसका नाम है जोना पेलुसिडा। अभी जोना पेलुसिडा को भी क्रॉस करना है, और जोना पेलुसिडा को क्रॉस करके अंदर मिलेगी सेकेंडरी ओसाइट, जिसका न्यूक्लियस होगा, उसी के साथ फ्यूजन होगा, उसी के साथ मियोसिस कंप्लीशन होगा। समझ में आया कहानी क्या क्या है। तभी इतने सारे स्पर्म से सिर्फ एक स्पर्म क्या कर सकता है, फर्टिलाइज कर सकता है। एक ही स्पर्म क्या कर सकता है, फर्टिलाइज कर सकता है। बाकी सारे के सारे जो स्पर्म है वो क्या कर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। तो कितने हर्डल्स आए, यानी कि सबसे पहले वेजाइना की एसिडिक पीएच, सर्विक्स का म्यूकस, यूट्राइन कैविटी का म्यूकस, फिर रास्ता भटक जाते हैं, फिर पहुंचते हैं कैसे ना कैसे करके ऑस्टियम के पास। उसके पास पहुंचे फेलोपियन ट्यूब की भी सीलिएटेड एपिथेलियम होगी, बहुत सारे वहां पर फंस जाएंगे। उसके बाद आई कोरोना रेडिएटा के बाद जोना पेलुसिडा, फिर कैसे ना कैसे करके न्यूक्लियस तक पहुंचे। यानी कि अब हमारा जो काम है वो क्या होगा, हमें पढ़ना है कि कैसे कोरोना रेडिएटा, कैसे जोना पेलुसिडा और कैसे न्यूक्लियस तक पहुंचे। यानी कि ये सारे के सारे जो इवेंट्स है हम क्या करने वाले हैं, ये सारे के सारे जो हम इवेंट्स है वो देखने वाले हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो इवेंट्स है वो हम देखने वाले हैं कि कैसे चलो ठीक है, कैसे ना कैसे करके स्पर्म यहाँ तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब एक से तो ज्यादा ही पहुंचेंगे, और कैसे सिर्फ एक स्पर्म फर्टिलाइज करेगा ओवम से, ठीक है, एक फर्टिलाइज करेगा सेकेंडरी oocyte से, जिसके बाद हमें मिलेगा ओवम। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, उसके लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे फर्टिलाइजिंग इवेंट्स, ठीक है। यानी कि सारे के सारे हमें फर्टिलाइजेशन के इवेंट पढ़ने पड़ेंगे, कौन सा फर्टिलाइजेशन का इवेंट है। लेकिन उससे पहले आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन है, व्हाई ऑल इंटरकॉर्स या फिर क्वाइटस आप बोलो डू नॉट लीड टू प्रेगनेंसी। यानी कि सारे के सारे जो क्वाइटस हैं वो क्यों नहीं लीड करते प्रेगनेंसी से, यानी कि सारे के सारे क्वाइटस से प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती। तो उसका रीजन क्या है कि सेम टाइम जिस टाइम पर यहाँ पर एग प्रेजेंट है, उसी जहाँ से यानी कि ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन होने के बाद इनफंडिबुलम के फिम्बरी पार्ट ने सेकेंडरी oocyte को रिसीव किया, और ये पहुंचा कहाँ पर, एम्पुला पर, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होनी है, और उसी टाइम पे क्या होना है, स्पर्म को भी यहाँ पर पहुंचना है। यानी कि सेम टाइम पर एग को और स्पर्म को पहुंचना है फर्टिलाइजेशन साइट के ऊपर। दैट्स व्हाई ऑल क्वाइटस डू नॉट लीड टू प्रेगनेंसी, ठीक है। समझ में आया। तो हम ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि व्हाई ऑल क्वेश्चन है, व्हाई ऑल क्वाइटस do not lead to pregnancy, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि जो फर्टिलाइजेशन साइट है,
कौन सी फर्टिलाइजेशन साइट है बच्चे? फर्टिलाइजेशन साइट है एम्पुला, ठीक है, यानी कि एम्पुला बोलो या फिर एम्पुला स्टमक जंक्शन बोलो। इस साइट के ऊपर एग को और स्पर्म को सेम टाइम पर पहुंचना है, तभी क्या होगा? प्रेगनेंसी होगी, अदरवाइज प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। तो आंसर हम लिखेंगे यहां पर, आंसर होगा एग एंड स्पर्म should reach fertilization site at the same time, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? दैट्स वाई ऑल कोइटस डू नॉट लीड टू प्रेगनेंसी। अगर मैं एक बात यहाँ पे लिखूं कि जो स्पर्म की वाइबिलिटी होती है वो कितनी होती है, ठीक है, स्पर्म की वाइबिलिटी कितनी होती है और एग की वाइबिलिटी कितनी होती है, हम ये देखते हैं, ठीक है। तो जो स्पर्म की जो वाइबिलिटी होती है बच्चे, दैट इज 24 to 48 आवर्स, ठीक है, और जो एग की जो वाइबिलिटी होती है दैट इज 48 to 72 आवर्स, ठीक है। तो ये होती है स्पर्म की एंड एग की वाइबिलिटी। इतनी देर तक स्पर्म एंड एग जिंदा है, आपस में फर्टिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन था आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है कि सेम टाइम पर पहुंचना है स्पर्म को एंड एग को फर्टिलाइजेशन साइट पे, और हमने देख लिया कि कितने स्पर्म पहुंच पाते हैं, कौन कौन से हर्डल्स हैं। पहले एसिडिक वजाइना की पीएच को कंप्लीट करना पड़ेगा, सर्विक्स के म्यूकस, यूट्रिन कैविटी के म्यूकस, फिर रास्ता भटक जाते हैं, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब सीलेटेड होती है, फिर 2 to 3 लेयर्स होती है कोरोना रेडिएटा की, और उसके बाद जोना पेलुसिडा को भी फांदना है। उसके बाद कहीं जाकर न्यूक्लियस मिलेगा जहां पर स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज करेगा किससे? एग के न्यूक्लियस से, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस से, और हमें क्या मिलेगा? जाइगोट मिलेगा, जिसके अंदर जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो होंगे मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया, और जो सेंट्रियोल होगा जाइगोट के अंदर, जो जाइगोट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा वो आएगा मेल से प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, क्योंकि अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई है। एग के अंदर सेंट्रियोल क्या होते हैं? एब्सेंट। एग के अंदर सेंट्रियोल होते हैं एब्सेंट, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स, ठीक है, हो जाओ तैयार। चलो फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या क्या है, कौन कौन से फर्टिलाइजेशन इवेंट है? तो सबसे पहला है, हम पढ़ेंगे जो हमने अपने फर्स्ट स्लाइड के अंदर भी लिखा हुआ है, एक बार मैं सारे के सारे इसकी ये लिख देती हूँ, कौन कौन से स्टेप्स पढ़ेंगे। कैपेसिटेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन पढ़ेंगे, AFF से मैंने रिप्रेजेंट किया है। थर्ड हम पढ़ेंगे एक्रोसोमल रिएक्शन, ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद हम पढ़ेंगे कॉर्टिकल रिएक्शन, एंड कॉर्टिकल रिएक्शन लीड टू जोनल रिएक्शन, ठीक है। जोनल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे ये सारी की सारी चीजें हो गई तो मिलेगा मियोसिस सेकंड होगा कंप्लीट। मियोसिस सेकंड कंप्लीट होने के बाद हम पढ़ेंगे सिंगैमी, ठीक है, हम पढ़ेंगे सिंगैमी, ठीक है, सिंगैमी। ये सारे के सारे इवेंट्स हम पढ़ने वाले हैं, और लास्ट के अंदर हम देख लेंगे इसी के साथ सेक्स डिटर्मिनेशन। चलो छोड़ो, ये इसका पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम ये 7 स्टेप्स करने वाले हैं, ये 7 स्टेप करने वाले हैं, ठीक है। तैयार हो? तो एक एक स्टेप के बारे में पढ़ेंगे, एक एक स्टेप के बारे में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हेडिंग बनाओ कैपेसिटेशन, सबसे पहले हेडिंग बनाओ कैपेसिटेशन, अपने नोट्स बनाओ। नोट्स नहीं बनाया तो भैया कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसी नोट्स को बार बार आपको रिवाइज करना है, उसी नोट्स को यहाँ बार बार आपको चीज़ों को रिवाइज करना है, तभी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, है ना।
अदरवाइज तो ऐसा रहेगा, आपने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा, इससे वाला नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा, इससे नेक्स्ट लेक्चर पढ़ा और पिछला भूलते जाओगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आपका कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, डीपीपी सॉल्व करोगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको लिखना तभी आएगा, यानी कि बायो के अंदर रिप्रेजेंटेशन मैटर करती है, आपको लिखना तभी आएगा जब आपको ये पता होगा कि हम कैसे पॉइंट्स में ब्रेक करके लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको ये पता होगा कि 5 मार्क्स के 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आप कितना लिख सकते हो, कितना आपके पास टाइम है, क्या आप वहाँ पे डायग्राम बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ लेक्चर देखने से नहीं आएंगी। एंड आई अश्योर यू कि बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि हम ये बैच फॉलो करें, हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, हमारे एग्जाम आने वाले हैं, तो क्या ये सिर्फ बैच फॉलो करके आप बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हो या नहीं। तो बच्चे, मैं अश्योर करती हूँ आपको, अगर आपने बैच को अच्छे से फॉलो किया, डीपीपी आपको मिलती है, अगर आपने वो सॉल्व करी, मैं क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस कराती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे, एनसीईआरटी भी हम यहाँ पर आपको रीड कराई जाती है, तो मेरे ख्याल से कुछ बचता नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बोर्ड्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचता है। तो अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो आई अश्योर यू आपके 90% तो आने ही आने हैं, और इससे ज़्यादा जितने आप मेहनत करोगे 90+ भी आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो अपने अंदर जब भी आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हो तो डाउट लेके नहीं आना है कि क्या अगर मैं ये करूँ तो ये हो जाएगा, क्या ये करूँ तो ये हो जाएगा, करूँ या ना करूँ। तो ये सारे के सारे डाउट्स आप छोड़ दो। सिलेबस कंप्लीशन की भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी स्केड्यूल आपको एक वीक पहले दिया जाता है, तो ये सारे के सारे जो लेक्चर प्लानर तैयार किया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ों को ध्यान करके किया जाता है कि आपका एग्ज़ाम कब होना है, ठीक है, आपका एग्ज़ाम कब होना है, बीच में छुट्टियाँ कितनी आ रही हैं, कब लेक्चर नहीं जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। तो ये भी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको लेक्चर देखना है, नोट्स बनाने, डीपीपी सॉल्व करनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, और कुछ नहीं बचता। उसके बाद तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचता, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, अपने आप पे डाउट करना बंद करो, ठीक है। टीचर्स के ऊपर डाउट करना बंद करो कि ये फॉलो करे नहीं करे, कुछ रह तो नहीं गया, कुछ नहीं रहेगा। बस आपको 100% मन से तैयारी करनी है, ठीक है। ओके, चलो अब हम शुरू करते हैं कैपेसिटेशन के बारे में कि कैपेसिटेशन क्या होता है, ठीक है। अब देखो, स्पर्म ने एंट्री करी वेजाइना के अंदर, ठीक है, यूट्रन कैविटी के पास आया, तो यहाँ पे जब स्पर्म आ जाता है तो यहाँ पर स्पर्म के पास खुद की मोटिलिटी है, ठीक है, स्पर्म की खुद की मोटिलिटी है, लेकिन इनके अंदर अभी तक इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये फर्टिलाइज कर सके, ठीक है, ये फर्टिलाइज कर सके, अभी इनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। ये जो फाइनल मैचुरेशन है स्पर्म का, एक मैचुरेशन तो एपिडाइडमिस के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, एक मैचुरेशन एपिडाइडमिस के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन जो फाइनल मैचुरेशन है स्पर्म का, वो प्रोवाइड किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। ये ध्यान में रखना, ठीक है, फाइनल मैचुरेशन जहां पर स्पर्म कैपेबल होगा फर्टिलाइज करने के लिए, वो फाइनल मैचुरेशन कौन प्रोवाइड करेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जहां पर इन्फ्लक्स होगा कैल्शियम का, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम इन्फ्लक्स होगा कैल्शियम का, तो जो अंडुलेटिंग जो मूवमेंट है, यानी कि जो स्पीड कम है स्पर्म की, वो अंडुलेटिंग जो मूवमेंट से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, विप्लैश मूवमेंट के अंदर, यानी कि बहुत जल्दी 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 स्पर्म क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। यानी कि कैपेसिटी बढ़ जाएगी। स्पर्म के पास खुद के पास एक्रोसोम है, बहुत सारे एंजाइम्स तो उनके पास भी है ना। तो कुछ तो हमें स्पीड का जो मेंटेनेंस है वो किसकी वजह से दिया जाएगा, वो दिया जाएगा किसकी वजह से, इनफ्लक्स ऑफ द कैल्शियम। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि फाइनल मैचुरेशन है स्पर्म का, वो कौन प्रोवाइड करेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और इस फाइनल मैचुरेशन के अंदर क्या होगा, इस फाइनल मैचुरेशन के अंदर क्या होगा कि जो स्पर्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको डिसोल्व करना है, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किससे मिलके बनी है, कोलेस्ट्रॉल से मिलके बनी है, और ये कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि स्टेबिलिटी मिले, हम ये चाहते हैं कि जो स्पर्म है वो फ्यूज करे किससे, एग के साथ। तो डिसोल्यूशन होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और जो ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं उसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है, और इनफ्लक्स होगा कैल्शियम का, जिसकी वजह से स्पीड है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से अंडुलेटिंग जो मूवमेंट है वो विप्लश मूवमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और इस पूरी की पूरी
प्रोसेस को, इस पूरी की पूरी प्रोसेस को लगते हैं 6 to 7 आवर्स, ठीक है। और ये होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो कैपेसिटेशन के अंदर क्या लिख सकते हैं, इट इज द फाइनल मैचुरेशन, ये फाइनल मैचुरेशन है, ठीक है। कैपेसिटेशन के अंदर क्या लिख सकते हैं बच्चे, इट इज द फाइनल मैचुरेशन, फाइनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का फाइनल मैचुरेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां पर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर फाइनल मैचुरेशन होगा, नहीं। फाइनल मैचुरेशन कहां पर होगा, फाइनल मैचुरेशन होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड कैपेसिटेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन बोलते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कंप्लीट इन 6 to 7 आवर्स, ठीक है। इस प्रोसेस को पूरा होने में कितना टाइम लगता है, 6 to 7 आवर। और इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट कैसे होगी, ये कंप्लीट कैसे होगी, क्या क्या चेंजेस होंगे स्पर्म के अंदर, ठीक है। नंबर 1 चेंज क्या होगा कि रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। यानी कि जो ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है उसकी रीअरेंजमेंट होगी, और जो कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था उसका उसका हमें डिसोल्यूशन कराना है। तो डिसोल्यूशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, क्योंकि यही कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था। एंड इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस, और ये इसकी वजह से इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस, और इस कैल्शियम आयंस की वजह से अंडुलेटिंग मूवमेंट, जो भी अंडुलेटिंग मूवमेंट का मतलब है स्लो मूवमेंट, ठीक है। ये जो अंडुलेटिंग जो मूवमेंट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, विप्लैश मूवमेंट के अंदर। अंडुलेटिंग मूवमेंट कन्वर्ट इनटू किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्ट इनटू किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, विप्लैश मूवमेंट के अंदर। इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी बच्चे विप्लैश मूवमेंट के अंदर, ठीक है। तो और ये पूरी की पूरी प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है, 6 to 7 आवर्स। कितना टाइम लगता है, 6 to 7 आवर्स लगते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी की पूरी डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और इनफ्लक्स होगा कैल्शियम आयन का, जिसकी वजह से जो स्लो मूवमेंट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, विप्लैश मूवमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, विप्लैश मूवमेंट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहली जो प्रोसेस है वो होगी कैपेसिटेशन, यानी कि अब स्पर्म बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं, किसकी तरफ मूव करेंगे, जिस साइड से ओव्यूलेशन हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको डायग्राम से बताऊं, तो यानी कि अगर यहाँ पर जो स्पर्म पहुंचे हैं, यहाँ पर पहुंचने के बाद स्पर्म का क्या होगा, कैपेसिटेशन, यानी कि फाइनल मैच्योरिटी होगी, यानी कि इन्फ्लक्स होगा कैल्शियम आयन का, जिससे कि स्पीड बढ़ेगी, और ये कहाँ पर पहुंचना शुरू करेंगे, एम्पुला के पास, जहां पर फर्टिलाइजेशन होनी है। तो जैसे ही ओस्टियम के पास पहुंचे, मैंने क्या बोला था आपको, जैसे ही ओस्टियम के पास पहुंचे यहाँ पर कीमो अट्रैक्शन हुआ, ठीक है। यहाँ पर अट्रैक्शन हुआ क्योंकि यहाँ पर तो चले गए, अगर यहाँ पर चले गए तो यहाँ पे तो उस साइड है ही नहीं, फ्यूजन तो होगा ही नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पर पहुंचे तो ऑस्टियम के पास पहुंचे। ऑस्टियम का मतलब क्या है, जंक्शन, किस किस का जंक्शन, जहां से फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस आपस में ज्वाइन हो रही है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर पहुंचे, अब रास्ता दिखाने वाला कौन हो गया, अब मतलब ये कह रही है सेकेंडरी ओसाइट, एक बार तुम फेलोपियन ट्यूब तक आ जाओ, ठीक है। एक बार तुम बस फेलोपियन ट्यूब तक आ जाओ, आगे का काम मेरा, आगे मैं संभाल लूंगी। लेकिन ये सारे के सारे जो हर्डल्स है ना, ये तो आपको खुद को क्रॉस करने हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर भी जैसे जैसे वेजाइना से बच के आए, उसके एसिडिक पेज से बच के आए, सर्विक्स से म्यूकस से बच के आए, यहाँ पर फिर मैचुरेशन हुआ, और मैचुरेशन होने के बाद स्पीड बढ़ी और ये यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर जैसे आई ऑस्टियम के पास, तो सेकेंडरी ओसाइट कह रही है कि ठहरो, अब मैं थोड़ा सा हेल्प करती हूँ। तो यहाँ पर जोना पेलुसिडा के पास जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। स्पर्म के पास भी एक एसिडिक प्रोटीन होती है, स्पर्म के पास भी एक एसिडिक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को हम बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। ये एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जोना पेलुसिडा के ऊपर जो प्रोटीन प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, जिसको हम फर्टिलाइज
फर्टिलाइजन बोलते हैं, उसकी टुवर्ड क्या होगी, अट्रैक्ट होगी, उसकी तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट स्टेप है इसको हम बोलेंगे एंटी फर्टिलाइजन एंड फर्टिलाइजन रिएक्शन। ठीक है, एंटी फर्टिलाइजन फर्टिलाइजन रिएक्शन, एंटी फर्टिलाइजन एंड फर्टिलाइजन रिएक्शन होगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि जो एंटी फर्टिलाइजन जो प्रोटीन है, एंटी फर्टिलाइजन, दिस इज एसिडिक प्रोटीन। ठीक है, ये एसिडिक प्रोटीन कहां पर प्रेजेंट होगी, एसिडिक प्रोटीन प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ स्पर्म। ठीक है, सरफेस ऑफ स्पर्म के ऊपर प्रेजेंट होगी। और जो फर्टिलाइजन जो प्रोटीन है, ठीक है, फर्टिलाइजन प्रोटीन कहां पर प्रेजेंट होगी, ये होगी ग्लाइकोप्रोटीन ऑन जोना पेलुसिडा। ठीक है, एंड इट रिजल्ट इन, जैसे ही अट्रैक्शन हुआ, इट इज कीमो अट्रैक्शन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कीमो अट्रैक्शन स्पर्म्स बाइंड विद, या फिर स्पर्म अट्रैक्टेड टू एग। ठीक है, यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं इट इज कीमो अट्रैक्शन। ये क्या है, कीमो अट्रैक्शन है, जिसकी मदद से जो स्पर्म है वो किसकी टुवर्ड अट्रैक्ट फील करेगा, टुवर्ड एग। एंड इट इज स्पीशीज स्पेसिफिक, इट इज स्पीशीज स्पेसिफिक का मतलब क्या है बच्चे, स्पीशीज स्पेसिफिक का मतलब है कि फर्टिलाइजन किसी और स्पीशीज के एंटी फर्टिलाइजन को रिएक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ह्यूमंस का रिप्रोडक्शन किससे पॉसिबल है, ह्यूमंस से ही पॉसिबल है। यानी कि जो फर्टिलाइजन प्रोटीन प्रेजेंट है जोना पेलुसिडा के ऊपर, वो किसी एंटी फर्टिलाइजन को नहीं पहचानेगा। अगर ये एंटी फर्टिलाइजन किसी और स्पीशीज का हुआ तो, ये नहीं पहचानेगा। ठीक है, तो जो सेकंड जो पॉइंट है, इसको हमने क्या बोला है, इसको हमने बोला है एंटी फर्टिलाइजन एंड फर्टिलाइजन रिएक्शन। यहां पर आप क्या बोल सकते हो, AFF रिएक्शन, इसको आप क्या बोल सकते हो, AFF रिएक्शन भी इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, AFF रिएक्शन भी आप इसको बोल सकते हो। यानी कि एंटी फर्टिलाइजिंग एक एसिडिक प्रोटीन है जो स्पर्म के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। फर्टिलाइजन जो प्रोटीन है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि जोना पेलुसिडा के ऊपर प्रेजेंट है। ये कीमो अट्रैक्शन है जिसकी वजह से स्पर्म अट्रैक्ट होगा टुवर्ड द एग एंड इट इज स्पीशीज स्पेसिफिक। यानी कि इस लाइन का मतलब है फर्टिलाइजन जो प्रोटीन है, अगर वो किसी और स्पीशीज के एंटी फर्टिलाइजन को नहीं पहचानेगा। ठीक है, नहीं पहचानेगा। और ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजन रिएक्शन एंड इट लीड टू एग्लूटिनेशन। ठीक है, एग्लूटिनेशन यहां पे आप लिख दो, इट लीड्स टू एग्लूटिनेशन का मतलब है कि अब स्पर्म आकर किसके ऊपर चिपक जाएंगे, कोरोना रेडिएटा के ऊपर आके चिपक जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि यहां पर क्या हुआ, एंटी फर्टिलाइजन रिएक्शन के अंदर, एक बार मैं पीछे से आपको रिवाइज कराती हूं कि कैपेसिटेशन के अंदर क्या हुआ कि जब स्पर्म पहुंचे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, तो उनके अंदर अभी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो फर्टिलाइज कर सके। तो उनको कैपेसिटी देने का काम करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कैसे करता है कि जो डिसोल्यूशन होगा कोलेस्ट्रॉल का डिसोल्यूशन हो जाएगा, रीअरेंजमेंट होगा ग्लाइकोप्रोटीन्स का और इनफ्लक्स होगा कैल्शियम आयन का, जिससे कि जो एंडुलेटिंग जो मूवमेंट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, विप्लैश मूवमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद अट्रैक्शन होगा, कीमो अट्रैक्शन का मतलब है कि एंटी फर्टिलाइजन प्रेजेंट है एक एसिडिक प्रोटीन स्पर्म के सरफेस के ऊपर, और जो फर्टिलाइजन प्रोटीन प्रेजेंट है ये ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि जोना पेलुसिडा के ऊपर प्रेजेंट होती है। इन दोनों के अंदर कीमो अट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से होगा एग्लूटिनेशन, यानी कि स्पर्म आकर कोरोना रेडिएटा के ऊपर आके चिपक जाएंगे। और ये स्पीशीज स्पेसिफिक है। स्पीशीज स्पेसिफिक का मतलब क्या है, स्पीशीज स्पेसिफिक का मतलब ये है कि फर्टिलाइजन किसी और स्पीशीज के एंटी फर्टिलाइजन को नहीं पहचानेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पीशीज स्पेसिफिक। और ये एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का भी काम
काम करेगा कि ह्यूमंस का ह्यूमन से ही रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आगे की कहानी, आगे क्या होता है। अभी तक मैंने क्या बताया, एक रफ सा डायग्राम बनाते हैं। तो जैसे कि ये हो गया है सेकेंडरी oocyte, ये उसका न्यूक्लियस, ठीक है, और ये बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बनाए थे और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, जस्ट रफ सा डायग्राम चल रहा है। ये हो गई कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स और इसके मेम्ब्रेन को हमने बोला था ऊलीमा, और इसके अराउंड जो मेम्ब्रेन थी जो सेकेंडरी oocyte ने ही रिलीज की थी उसको हमने क्या बोला है, जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा के बाहर 2 से 3 लेयर क्राउन शेप्ड सेल प्रेजेंट होती हैं जो कि रेडियली अरेंज्ड होती हैं, और इसको हमने क्या बोला है बच्चे, इसको हमने बोला है क्या, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, इसको हमने क्या बोला है, कोरोना रेडिएटा। अब स्पर्म जैसे कीमोट्रैक्शन हुआ, अब स्पर्म किसके ऊपर आके चिपक जाएंगे बच्चे, अब स्पर्म आके चिपक जाएंगे किसके ऊपर, कोरोना रेडिएटा के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर आके चिपक जाएंगे, कोरोना रेडिएटा के ऊपर आके चिपक जाएंगे। लेकिन रिसेप्टर है कहां पर, रिसेप्टर है कहां पर, जोना पेलुसिडा के पास। ठीक है, अब क्या होगा, अब की कहानी सुनिए। अब क्या होगा, जैसे ही पहला स्पर्म जोना पेलुसिडा को टच करता है, जैसे ही पहला स्पर्म जोना पेलुसिडा को टच करता है तो क्या होगा, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्पर्म की, वो हट जाएगी। और मैंने बताया था जो स्पर्म की स्ट्रक्चर समझाई थी आपको, तो जो हेड पार्ट है उसके पास क्या था, एक्रोसोम। एक्रोसोम के पास क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करेंगे, कोरोना रेडिएटा को रप्चर कर देंगे। और कोरोना रेडिएटा किससे आपस में चिपकी है, ग्राउंड सब्सटेंस से, हाई एलुरोनिक एसिड से, उसको भी खत्म कर देंगे और जोना पेलुसिडा को भी क्या कर देंगे, डिसइंटीग्रेट कर देंगे। समझ में आई, समझ में आई। तो जो नेक्स्ट जो स्टेप है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, थर्ड स्टेप को हम बोलेंगे एक्रोसोमल रिएक्शन। थर्ड स्टेप को हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है, अब देखो एक्रोसोमल रिएक्शन के अंदर क्या होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि एज स्पर्म टचेस, एज स्पर्म, ठीक है, यहां पे मैं पूरी कहानी लिखवा देती हूं आपको कि एज स्पर्म टचेस जोना पेलुसिडा, ठीक है, जैसे ही स्पर्म ने जोना पेलुसिडा रिसेप्टर को टच किया, मैं ये लगा देती हूँ, ठीक है, जोना पेलुसिडा रिसेप्टर, तो क्या होगा, उसके बाद एज स्पर्म टचेस द जोना पेलुसिडा रिसेप्टर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म dissolve and plasma membrane of sperm dissolve and acrosome बर्स्ट। ठीक है, और एक्रोसोम क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा एंड रिलीज, एक्रोसोम बर्स्ट एंड रिलीज, क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करेगा। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करेगा। या फिर एज द स्पर्म टचेस द जोना पेलुसिडा रिसेप्टर, और यहाँ पे रिसेप्टर का नाम लिख दो आप ZP3। ठीक है, जैसे ही स्पर्म टच करेगा या फिर जैसे स्पर्म बाइंड करेगा पहला स्पर्म, ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्पर्म, एज द फर्स्ट स्पर्म टचेस, यानी कि, या फिर आप यहाँ पे बाइंड भी लिख सकते हो, जोना पेलुसिडा रिसेप्टर, एक्रोसोम बर्स्ट एंड रिलीज द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यहाँ पर रिलीज होंगे। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन कौन से हैं, अब हम लिख देते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है दैट वन इज, कौन सा है, हाई एलुरोनिडेज, हाई एलुरोनिडेज। ठीक है, ये किसको डिसोल्व कर देगा, ये ब्रेक कर देगा, डिसोल्व कर देगा हाई एलुरोनिक एसिड को, हाई एलुरोनिक एसिड। और ये एसिड कौन सा था, कौन सा ग्राउंड सब्सटेंस है ये, हाई एलुरोनिक एसिड। ठीक है, यानी कि ये ग्राउंड सब्सटेंस है जिसकी वजह से जोना पेलुसिडा आपस में चिपकी हुई है। ठीक है, इट डिसोल्व हाई एलुरोनिक एसिड। जो थर्ड जो एंजाइम है इसको हम बोलते हैं कोरोना
पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और ये कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करेगा, दिस कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ये क्या करेगा, ये कोरोना जो पेनिट्रेटिंग एंजाइम है ये क्या करेगा बच्चे, इट ब्रेक्स द कोरोना रेडिएटा, ठीक है, ये किसको ब्रेक कर देगा, ये कोरोना रेडिएटा को ब्रेक कर देगा, ठीक है। और थर्ड है एक्रोसिन, ठीक है, नाम से पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा, ओके ठीक है कोई बात नहीं, एक्रोसिन नाम से पता चल रहा है, नहीं कोई नहीं, अब पता चलेगा जोनालाइसिन, अब पता चला जोनालाइसिन का मतलब क्या है, इट ब्रेक जोना पेलुसिडा, ये किसको ब्रेक कर देगा, इट ब्रेक्स जोना पेलुसिडा, ये इसको इसने ब्रेक कर दिया किसको, जोना पेलुसिडा को, ठीक है। यानी कि एक्रोसोमल रिएक्शन के अंदर हुआ क्या, एक्रोसोमल रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, जैसे ही पहले स्पर्म ने यहाँ पर टच किया, यानी कि पहला स्पर्म जो कि ZP3 से बाइंड किया, तो जैसे ही बाइंड किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है, और जो एक्रोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो बर्स्ट हो जाते हैं। तीन टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, पहला हाई एलुरोनिडेज, ये हाई एलुरोनिक एसिड जो जिससे कि ये जो कोरोना सेल्स थी इनके बीच में जो ग्राउंड सब्सटेंस था उसको डिसॉल्व कर देगा। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, कोरोना जो सेल्स है उसको जो कोरोना है उसको ब्रेक कर देगा, कोरोना रेडिएटा को। एक्रोसिन या फिर जोनालाइसिन, इट ब्रेक्स द जोना पेलुसिडा, ये है थर्ड स्टेप। एट द एंड ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होगा, हम नेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन, ठीक है, एट एंड ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन, एट द एंड ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होगा, ऊलिमा extrude out to form a cone called fertilization cone, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कॉन। अब देखो होगा क्या, अब क्या होगा, मैं ये आपको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ, ठीक है, कहानी एक डायग्राम से मैं रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ। होता क्या है, जैसे कि मैंने ये बताया, ये है ऊलिमा, ठीक है, ये क्या है, ऊलिमा है, ठीक है, और ये बाहर ग्रीन से मैंने रिप्रेजेंट किया है किसको, इस बाहर से मैंने रिप्रेजेंट किया है, इस बाहर से मैंने रिप्रेजेंट किया है किसको, जोना पेलुसिडा को। किसको किया है, जोना पेलुसिडा। इसके बीच में जो स्पेस है इसको मैंने क्या बोला, पेरीवाइटलिन स्पेस, ठीक है। तो जैसे ही स्पर्म आया, ठीक है, जैसे ही ये स्पर्म आया, इस स्पर्म ने क्या किया, जैसे ही स्पर्म आया तो सारी की सारी जो चीजें हैं वो डिसोल्व हो गई, जिससे कि दूसरे जो स्पर्म है, जो बचे हुए स्पर्म है अंदर एंटर ना कर सके। अब क्या होगा कि ये जो स्पर्म आया तो ये जो ऊलिमा है, ऊलिमा ने क्या बना दिया, एक कोन बना दिया, ऊलिमा ने क्या बना दिया, एक कोन बना दिया, और इस कोन को हमने क्या बोला, फर्टिलाइजेशन कोन। इस कोन को हमने क्या बोला है, फर्टिलाइजेशन कोन। अब फर्टिलाइजेशन कोन का मतलब क्या है कि ये स्पर्म को क्या कर लेगा, अंदर इसका वेलकम करेगा। कैसे कि जैसे कि ये मैंने बनाया है मैंने ये ऊलिमा, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये बना लेते हैं ऊलिमा, ठीक है, ये कोन बनाया, और इस कोन की वजह से स्पर्म क्या कर गया, यहाँ पे एंटर कर गया, स्पर्म क्या गया, एंटर कर गया, और यहाँ की क्या हो गई थी, जोना पेलुसिडा ब्रेक हो गई थी, और बाकी की जोना पेलुसिडा ये रही, ठीक है। अंदर वही ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, ऊलिमा के जस्ट नीचे क्या बताया था मैंने, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये क्या बताया मैंने, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ये क्या बनाया मैंने, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बनाया है, ये मैंने न्यूक्लियस बनाया है, ये मैंने फर्टिलाइजेशन कोन बनाया है, जिसकी वजह से स्पर्म क्या कर रहा है, अंदर एंटर कर रहा है, फर्टिलाइजेशन कोन, जिसकी वजह से स्पर्म क्या कर रहा है, अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। अब आगे की कहानी हम देखते हैं कि जैसे ही स्पर्म ने अंदर एंट्री की, तो सेकेंडरी ओसाइट ये नहीं चाहती, यानी कि ये ओवम ये नहीं चाहता, यानी कि मैच्योर गैमिट ये नहीं चाहता, अब हम इसको मैच्योर गैमिट बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि अब ये मैच्योर गैमिट ये नहीं चाहता कि दूसरे और स्पर्म आए,
दूसरे और स्पर्म आए यानी कि पॉलीस्पर्मी को रोकना है। तो जैसे ही स्पर्म ने एंट्री की, ये जो अपना ओवम है ये अपना रूप बदल देता है। रूप बदल देता है मतलब क्या है, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। पोलैरिटी चेंज हो जाएगी इसका मतलब जब बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव होता है तो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस की वजह से, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस की वजह से क्या होगा, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस की वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज, अंदर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और बाहर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यानी कि डीपोलराइजेशन हो गया। यानी कि फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि ये जो सोडियम चैनल्स हैं ये थोड़ी देर के लिए ही ओपन होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। हम क्या बोल सकते हैं, फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। और ये फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी क्यों होता है, ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम आयंस। ठीक है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। और अगर इनफ्लक्स हो गया तो इसका मतलब मेम्ब्रेन क्या होगी, डीपोलराइज्ड, यानी कि पोलैरिटी चेंज हो गई, जिसकी वजह से दूसरे स्पर्म अंदर एंटर नहीं कर पाए। और ये बहुत कम टाइम के लिए होता है, बहुत कम टाइम के लिए सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं। दैट्स वाई हम क्या कह रहे हैं, दैट्स वाई हम कह रहे हैं इट्स अ फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी का मतलब टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। यानी कि अभी तक मैंने क्या बताया, तो जैसे ही स्पर्म ने टच किया जोना पेलुसिडा को, फर्स्ट जो स्पर्म था जैसे ही जोना पेलुसिडा को टच किया, ठीक है, तो ZP3 प्रेजेंट था, जिसकी वजह से रिएक्शंस हो रही थी, अट्रैक्शन हो रही थी। उसकी वजह से अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा बच्चे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो हट गई, एक्रोसोम थे वो फट गए, 3 एंजाइम्स रिलीज हो गए, बाकी की सारी की लेयर हट गई, यानी कि कोरोना रेडिएटा हट गई। ठीक है, कोरोना रेडिएटा हट गई, जोना पेलुसिडा इस पार्ट की हट गई, और जितना बीच में जो कोरोना रेडिएटा के बीच में हाई एल्यूरोनिक एसिड प्रेजेंट था वो हट गया। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही स्पर्म जैसे अंदर और एंट्री करी तो ऊलिमा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कोन बना दिया, जिसकी वजह से स्पर्म अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, जैसे ही स्पर्म और अंदर एंटर किया, जैसे ही स्पर्म ने और ऊलिमा को टच किया, ठीक है, तो क्या होगा, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस होगा, डीपोलराइजेशन होगी और फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी होगी। ठीक है, ये था फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होगा, जोनल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये जो स्टेप था हमारा, पहला था कैपेसिटेशन, सेकंड था एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, थर्ड जो स्टेप है एक्रोसोमल रिएक्शन। अब हम फोर्थ स्टेप की बात करेंगे, दैट वन इज कॉर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, जो नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज फोर्थ स्टेप, दैट इज नोन एज कॉर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, कॉर्टिकल रिएक्शन के अंदर हम कहते हैं कि क्या होगा कॉर्टिकल रिएक्शन के अंदर, तो देखो क्या होगा कॉर्टिकल रिएक्शन के अंदर, जैसे ही स्पर्म टचेस ऊलिमा, स्पर्म टचेस ऊलिमा, ठीक है, जैसे ही स्पर्म ऊलिमा को टच करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस इन ooप्लाज्म, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां से जो कैल्शियम आयन है बच्चे वो कहां पर आएंगे, ooप्लाज्म के अंदर। और ये जो कैल्शियम आयन है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, ये जो कैल्शियम आयंस है, कैल्शियम आयंस fuse with the help of calcium ion cortical granules fuses with ऊलिमा के साथ फ्यूज कर जाएंगे एंड रिलीज एंजाइम्स इनटू, मैंने क्या बताया था, ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स अपने एंजाइम्स कहां पर रिलीज करेंगे, पेरीवाइटलिन स्पेस के अंदर। ठीक है, किसके अंदर सीक्रेट करेंगे, पेरीवाइटलिन स्पेस के अंदर। ठीक है, पेरीवाइटलिन स्पेस के अंदर। अब क्या होगा, अब देखो मैं एक बार फिर से आपको बताती हूं जल्दी से, जैसे कि ये हो गया है ये स्ट्रक्चर ऐसे। ठीक है,
यानी कि यहाँ पर क्या बन गया है, अब कौन बन गया है, ठीक है, स्पर्म ने अंदर एंट्री कर ली है, ठीक है, और जैसे ही स्पर्म ने एंट्री करी तो ये अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, ये अंदर क्या है बच्चे, न्यूक्लियस है। और यहाँ पर मैंने पिंक कलर के क्या दिखाए हैं, पिंक कलर के आपको दिखाए हैं, अभी तो मैं यहाँ पे दूर बना रही हूँ, पिंक कलर के क्या दिखाए हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, यानी कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है, और ये क्या है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ठीक है, ये है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। जैसे ही स्पर्म अंदर एंटर करेगा, जैसे ही स्पर्म अंदर एंटर करेगा तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होगा, कैल्शियम आयंस का इनफ्लक्स होगा, और ये जो कैल्शियम आयन है ये क्या करेगा, इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को ओलिमा के साथ फ्यूज करा देगा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बनाया था, यानी कि यहाँ पर ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, ये क्या करा देगा, ये फ्यूज करा देगा, कौन कौन फ्यूज करा देगा, कैल्शियम, इसके लिए कैल्शियम रेस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम आयंस रेस्पॉन्सिबल है, और ये अपना सीक्रेशन कहाँ पे सीक्रेट कर देंगी, पेरी वाइटलिन स्पेस के अंदर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं नाम लिखूं तो आप यहाँ पे नाम क्या लिखोगे कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स फ्यूज्ड विद ओलिमा, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स फ्यूज विद, किसके साथ फ्यूज हो गए, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स ओलिमा के साथ फ्यूज हो गया है, और इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो है कैल्शियम आयंस, ठीक है। अब कॉर्टिकल रिएक्शंस की वजह से ही नेक्स्ट रिएक्शन होती है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप होता है, यानी कि फिफ्थ स्टेप, उसको हम क्या बोलेंगे, जोनल रिएक्शन। जोनल रिएक्शन का क्या मतलब है, जोनल रिएक्शन का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो, जोनल रिएक्शन का मतलब क्या है बच्चे, जोनल रिएक्शन का मतलब क्या है कि ये जो एंजाइम्स हैं, enzymes of cortical granules, enzymes of cortical granules destroy the receptors of, destroys the receptors of, किसके रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देगा, जोना पेलुसिडा, ताकि वो ज्यादा स्पर्म ना बाइंड कर सके, जितने भी जो स्पर्म है पेरी वाइटलिन स्पेस के अंदर है वो भी क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, एंड जोना पेलुसिडा को क्या बना देंगे, थिक बना देंगे, ठीक है, जोना पेलुसिडा क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, जोना पेलुसिडा बिकम थिक, जोना पेलुसिडा किसकी वजह से ठीक हो जा रही है, कॉर्टिकल रिएक्शंस की वजह से ही क्या पॉसिबल है, जोना रिएक्शन। यानी कि क्या होगा, मैं पूरी की पूरी स्टोरी यहां पर आपको बताती हूं कि जैसे ही मैंने यहां पर ये बनाया है, ठीक है, यानी कि यहां पर एक सेकंड बच्चे, यहां पर देखो, ये मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूं, जोना पेलुसिडा, ठीक है। अब ये जोना पेलुसिडा अब क्या हो गई है, थिक हो गई है, जोना पेलुसिडा अब क्या हो गई है, थिक हो गई है, ठीक है, यानी कि ये थी जोना पेलुसिडा। अब ये जोना पेलुसिडा, इसकी थिकनेस अराउंड 900 एंगस्ट्रॉम तक चली जाती है, ठीक है, ये जोना पेलुसिडा क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, और जैसे कि मैंने बताया था ओलिमा क्या बना देती है, फर्टिलाइजेशन कौन बना देती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन कौन को आप कौन ऑफ रिसेप्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये है स्पर्म, जैसे ही स्पर्म ने एंटर किया, जैसे ही स्पर्म ने एंटर किया तो क्या होगा, यहाँ पर जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है बच्चे, ये क्या हो गए, फ्यूज हो गए, ठीक है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूज हो गए, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ने अपना सीक्रेशन छोड़ा पेरी वाइटलिन स्पेस के अंदर, पेरी वाइटलिन स्पेस के अंदर, और ये जो जोना पेलुसिडा है वो क्या हो गई, थिक, ठीक है, जोना पेलुसिडा क्या हो गई, थिक, जोना पेलुसिडा क्या हो गई, थिक हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जितने भी लगे हुए जो स्पर्म है पीछे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब ये जो एंटर नहीं कर पाएंगे, अब फाइनली क्या कर गया है, स्पर्म अंदर एंटर कर गया है, यानी कि पूरा का पूरा जो स्पर्म है वो अंदर एंटर कर गया है, पूरा का पूरा स्पर्म एंटर करेगा, अलोंग विद टेल, अलोंग विद हेड, अलोंग विद नेक, पूरा का पूरा जो स्पर्म है वो एंटर करेगा, और ये है इसका न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहां पे आएगा स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, ठीक है, स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या है बच्चे, स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी क्यों हुई, ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस, ठीक है, ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी हुई। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही स्पर्म ने एंट्री की, जो एंडोप्लाज्मिक
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस रिलीज हुए। इन कैल्शियम आयंस ने कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को ऊलिमा के साथ फ्यूज करा दिया और अपना रिएक्शन जो सारा का सारा जो एंजाइम्स है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, वो कहां पर छोड़ दिए, पेरीवाइटलिन स्पेस के अंदर छोड़ दिए। और ये जो एंजाइम्स है जोना पेलुसिडा को थिक बना देंगे और इसी के ऊपर जो भी रिसेप्टर प्रेजेंट थे ताकि और स्पर्म ना पहचाने, ठीक है, और ज्यादा कीमो अट्रैक्शन ना हो, सारे के सारे रिसेप्टर्स को ही क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अब स्पर्म ने कहां पर एंट्री मारी, अंदर एंट्री मारी, ठीक है। अब स्पर्म ने कहां पर एंट्री मारी, अंदर एंट्री मारी, यानी कि अब हो गया एंट्री ऑफ द स्पर्म, ठीक है। एंट्री होने के बाद क्या होगा, एंट्री होने के बाद क्या होगा, अब जो डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा किस किस का, टेल का और माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है। जैसे ही एंट्री हुई स्पर्म की, एंट्री ऑफ स्पर्म, जैसे ही एंट्री हुई स्पर्म की, तो क्या होगा, जो टेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया डिसइंटीग्रेट, टेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया डिसइंटीग्रेट, जो टेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गए, डिसइंटीग्रेट हो गए, ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो गए। बचा सिर्फ क्या, हेड एंड सेंट्रियोल प्रॉक्सिमल, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा, ठीक है, जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, सिंगेमी, ठीक है। इसको हम सॉरी इससे पहले जो हम स्टेप कर लेते हैं, कंप्लीशन, कंप्लीशन ऑफ व्हाट, कंप्लीशन ऑफ सेकेंड मियोसिस, ठीक है। तो कंप्लीशन ऑफ सेकेंड मियोसिस कैसे होगा, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ सेकेंड मियोसिस ऑफ सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte अपना कंप्लीट कर लेगी सेकेंड मियोसिस, जैसे ही अराइवल हुआ स्पर्म का, स्पर्म अंदर आया, मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो स्पर्म डिस्ट्रॉय, जहां किस स्टेज के ऊपर सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड थी, मेटाफेज स्टेज के ऊपर, तो स्पर्म डिस्ट्रॉय मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर को स्पर्म डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर को स्पर्म डिस्ट्रॉय कर देगा एंड रिलीज क्या रिलीज करेगा, एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, जिसकी वजह से अनइक्वल प्रोमोटिंग फैक्टर, जिसकी वजह से अनइक्वल डिवीजन होगा, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगी। और अनइक्वल साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, हमें एक छोटी पोलर बॉडी मिलेगी, यानी कि साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिससे कि मैक्सिमम जो साइटोप्लाज्म है वो सेकेंडरी oocyte के ही पास रहे, यानी कि ओवम के पास ही रहे, यानी कि स्पर्म अच्छे से वहां पे अटैच हो सके, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन मिल सके। और जो एक तो हमें मिलेगी क्या, पोलर बॉडी, ये पोलर बॉडी कहां पर एक्सट्रूड आउट हो जाती है, पेरीवाइटलिन स्पेस के अंदर, ठीक है, ये भी हैप्लॉइड होती है, ठीक है। और हमें मिलता है क्या बच्चे, मैच्योर गैमीट, और अब हम इसको क्या बोलते हैं, ओवम, अब हम इसको क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि डिस्ट्रॉय एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर एंड प्रोमोट करेगा एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर को, जिससे कि अब डिवीजन होगा, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा, एक स्मॉल पोलर बॉडी मिलेगी और हमें हैप्लॉइड मैच्योर गैमेट मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। ये वाली बात समझ में आई। अब जो लास्ट स्टेप है, ठीक है, अब ओके, अब हम स्लाइड ऐड कर लेते हैं। अब जो लास्ट जो स्टेप है, दैट वन इज सिंगेमी, ठीक है, सिंगेमी, सिंगेमी का मतलब होगा अब फ्यूजन, यानी कि सबसे पहले कौन सा स्टेप होगा, प्लाज्मोगेमी, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या है बच्चे, प्लाज्मोगेमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट का, मेल एंड फीमेल गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सेकंड होगा कैरियोगैमी, यानी कि फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई, ठीक है, फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई, ठीक है, प्रोन्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमीट। और जो लास्ट जो स्टेप होगा बच्चे, जो थर्ड जो स्टेप होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस का मतलब क्या है, अब इंटरमिंगलिंग होगी किसकी, क्रोमोसोम की, ठीक है, यानी कि अब होगी इंटर
मिंगलिंग ऑफ क्रोमोसोम, इंटरमिंगलिंग ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की क्या होगी, इंटरमिंगलिंग होगी, और हमें क्या मिलेगा, जाइगोट मिलेगा, और हमें क्या मिलेगा, जाइगोट, यानी कि डिप्लॉइड बॉडी मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले प्लाज्मोगेमी फ्यूजन हुआ साइटोप्लाज्म का, यानी कि फिर जैसे ही प्लाज्मोगेमी का फ्यूजन हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटना शुरू हो जाएगी। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटी, उसके बाद एम्फीमिक्सिस हुआ, एम्फीमिक्सिस, ओके स्पेलिंग बहुत ज्यादा गलत लिख दी मैंने। ठीक है, क्या हो गया, एम्फीमिक्सिस, यानी कि क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, एम्फीमिक्सिस। ठीक है, यानी कि पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटने के बाद जो क्रोमोसोम की मेम्ब्रेन भी हटी, उसके बाद फ्यूजन होगा, गैमेट हैप्लॉइड दोनों ही हैं, दोनों मिलके हमें क्या मिलेगा, जाइगोट मिलेगा, यानी कि 2n मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी थी। अगर मैं 1 मिनट के अंदर बताऊं तो सबसे पहले कैपेसिटेशन हुआ, यानी कि फंक्शनल मैच्योरिटी मिली, स्पीड बढ़ाई, एंडुलेटिंग जो मूवमेंट थी स्पर्म की उसको व्हिप्लैश मूवमेंट के अंदर कन्वर्ट किया। उसके बाद जैसे ही वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचे, रास्ता भटके, रास्ते दिखाया किसने, सेकेंडरी oocyte ने ही रास्ता दिखाया। कैसे, यानी कि ओवम ने ही रास्ता दिखाया। कैसे कि उसकी सरफेस के ऊपर जोना पेलुसिडा के ऊपर क्या प्रेजेंट थे, जोना पेलुसिडा के ऊपर प्रेजेंट थे रिसेप्टर, और इन रिसेप्टर को अट्रैक्ट किया किसने, जोना पेलुसिडा को, इन रिसेप्टर को पहचाना किसने, जो रिसेप्टर प्रेजेंट थे सरफेस के ऊपर, किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर प्रेजेंट थे, स्पर्म के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट थे, दोनों के अंदर कीमो अट्रैक्शन हुआ, एग्लूटिनेशन हुआ, यानी कि स्पर्म आकर चिपके कोरोना रेडिएटा के ऊपर। जैसे ही स्पर्म पहले आके चिपका जोना पेलुसिडा के ऊपर, वैसे ही एक्रोसोमल जो एक्रोसोम है वो फट जाता है, जिसकी वजह से जो एंजाइम्स है वो रिलीज होते हैं, और थर्ड स्टेप होता है जिसको हमने बोला एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन होने के बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन के बाद क्या होगा, जैसे जो लास्ट स्टेप है एक्रोसोमल रिएक्शन का, मतलब कि जो स्पर्म है जैसे ही एंटर किया, जो इल्यूमा ने एक कोन बना दिया जिसको हमने फर्टिलाइजेशन कोन बोला था, और जैसे ही और जो स्पर्म अंदर एंटर करेगा, जो इन्फ्लक्स होगा किसका, कैल्शियम आयन का फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो कैल्शियम आयन है कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स को फ्यूज करा देगा, कहां पर, उलिमा पर। और जैसे ही फ्यूजन हुआ कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स का जो एंजाइम्स रिलीज हुए पेरीवाइटलिन स्पेस के अंदर, वैसे ही जोना पेलुसिडा के सारे रिसेप्टर्स रिमूव कर दिए जाते हैं, और जोना पेलुसिडा को ज्यादा थिक बना दिया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्पर्म और एंटर ना कर सके। ये थी पूरी की पूरी कहानी। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, अब हम ये देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं मेल की और फीमेल की, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की अगर मैं बात करूं तो मेल के अंदर क्रोमोसोम का क्या होगा, 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस एक्स। ठीक है, फीमेल के वाई, यहाँ पे मेल के पास क्या होगा, वाई क्रोमोसोम होगा। ठीक है, मेल के पास क्या होगा, वाई क्रोमोसोम होगा, फीमेल के पास 22 प्लस एक्स एंड यहाँ पर क्या होगा 22 प्लस एक्स। ये तो क्या है, पोलर बॉडी है। ठीक है, ये क्या है, पोलर बॉडी के क्रोमोसोम। तो यानी कि 50-50% चांसेस है कि ये इससे मैच हो, 50-50% चांसेस है कि ये इससे मैच हो। ठीक है, और वाई क्रोमोसोम ही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, यानी कि क्या होगा, 44 प्लस एक्स एक्स हुआ तो यानी कि फीमेल, एंड 44 प्लस एक्स वाई हुआ तो यानी कि ये हो गया है मेल। ठीक है, तो यानी कि वाई क्रोमोसोम किससे आ रहा है, वाई क्रोमोसोम तो मेल से ही आ रहा है। वाई क्रोमोसोम किससे आ रहा है, मेल से ही आ रहा है। तो मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल लड़का है या लड़की है, तो वो डिटरमाइन कौन करता है, कौन रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए, वाई क्रोमोसोम ऑफ मेल। इसलिए आई डोंट नो वाई की फीमेल्स को ही ब्लेम किया जाता है कि लड़का नहीं हो रहा है, लड़का नहीं हो रहा है। क्यों उनकी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वाई क्रोमोसोम तो आता है मेल से। ठीक है, वाई क्रोमोसोम किससे आता है, मेल से आता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी थी सेक्स डिटर्मिनेशन की। अब हम देख लेते हैं व्हाट योर एनसीईआरटी सेज। तो एनसीईआरटी के अंदर हम देख लेते हैं कि क्या है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमन इज रिलीज बाय द पीनस इनटू द वेजाइना। जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। द मोटाइल स्पर्म्स स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स, एंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीचेस द एम्पुलरी रीजन। ठीक है, कहां पर, और फैलोपियन ट्यूब, जहां पर क्या होना है, फर्टिलाइजेशन होना है। ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन, और यहीं पर क्या होना है, ये भी ओवम भी पहुंचाया जाएगा एम्पुलरी रीजन के पास, और स्पर्म को भी आना पड़ेगा एम्पुलरी रीजन के पास ही, जहां पर फर्टिलाइजेशन होना है। और यहां पर
जो मैंने आपको बताया था, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन. दिस इज रीजन व्हाई नॉट ऑल द फर्टिलाइजेशन, ऑल द कॉपुलेशन लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी. और यही रीजन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ जोना पेलुसिडा लेयर. ठीक है, एंड दैट इंड्यूसेस द चेंजेस इन द मेम्ब्रेन, जिससे कि मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस होते हैं. मैंने आपको बताया था एक फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी एंड स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी होता है. ठीक है, दैट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म. दस इट एंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज विद एन ओवम. ठीक है, एक ही स्पर्म किससे फर्टिलाइज करेगा? ओवम से. द सीक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प्स द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम. क्यों? क्योंकि एक्रोसोम के पास बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शंस होती हैं जो जोना पेलुसिडा को भी क्या करेंगी? डाइजेस्ट कर देंगी, और कोरोना रेडिएटा को भी डाइजेस्ट कर देंगी, और इनके बीच में जो ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है इनको भी डाइजेस्ट कर देंगी. ठीक है, थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा membrane. This induces the completion of the meiosis division. यहाँ पर जब अराइवल होगा स्पर्म का तभी meiosis सेकंड कंप्लीट होगा सेकेंडरी oocyte का. जैसे ही सेकेंडरी oocyte का सेकंड meiosis कंप्लीट हुआ, हमें क्या मिलेगी? एक सेकंड पोलर बॉडी एंड एक हैप्लॉइड ओवम. ठीक है, सोन द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर, और जिससे कि हमें क्या मिलेगा? जाइगोट मिलेगा. हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी इन द जाइगोट? तो जाइगोट के अंदर बताओ नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे. और ये जो क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क का है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट, वन हैज टू रिमेंबर दैट सेक्स ऑफ द बेबी हैज बीन डिसाइडेड स्टेज. इसी स्टेज के ऊपर जो सेक्स का जो डिटर्मिनेशन होगा. ठीक है, एज यू नो दैट क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोमल पैटर्न है वो XX है. मेल का जो क्रोमोसोम है वो क्या है? XY है. देयरफॉर ऑल द हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूसेस बाय द फीमेल हैव द सेक्स क्रोमोसोम X, whereas in male gametes the सेक्स क्रोमोसोम क्या हो सकता है? X भी हो सकता है, Y भी हो सकता है. अगर X हुआ तो लड़की, अगर Y हुआ तो लड़का. ठीक है, तो यहाँ पर 50-50% चांसेस है कि जो X क्रोमोसोम है 50-50% चांसेस है लड़का होने के और लड़की होने के. ठीक है, आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट द जाइगोट वुड कैरी ईदर XX, क्या तो जाइगोट के पास XX होगा या फिर क्या होगा? XY होगा, डिपेंडिंग ऑन द वेदर ऑफ द स्पर्म क्या कैरी कर रहा है? X कैरी कर रहा है या फिर Y ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम. ठीक है, तो जाइगोट कैरिंग XX वुड डेवलप इनटू द फीमेल एंड जाइगोट कैरी XY वुड डेवलप इनटू द मेल. तो यहां पर ही क्वेश्चन है कि यू विल लर्न मोर अबाउट द क्रोमोसोमल पैटर्न इन चैप्टर 5. दैट इज व्हाई साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर. क्यों? क्योंकि फादर से ही क्या आ रहा है? Y क्रोमोसोम आ रहा है. जो मदर है, मदर के पास तो दोनों ही XX है, मदर के पास तो दोनों ही XX हैं, और फादर के पास एक X है एक Y है. Y आया तो मेल यानी कि बच्चा लड़का, अगर X आया तो यानी कि लड़की. ठीक है, चलो अब हम करते हैं अपने क्वेश्चंस. कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स अकरिंग, जल्दी बताओ कैपेसिटेशन कहां पर होता है? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, वास डिफरेंस, वास एफरेंस या फिर वजाइना. कैपेसिटेशन फाइनल मैच्योरिटी स्पर्म की कहां पर होगी? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जहां पर अंडुलेटिंग मूवमेंट किसके अंदर कन्वर्ट की जाती है? विप्लश मूवमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट. ठीक है, चलो नेक्स्ट है एंटी फर्टिलाइजिन इज प्रेजेंट ऑन. एंटी फर्टिलाइजिन यानी कि एक एसिडिक प्रोटीन. ठीक है, ये जो एसिडिक प्रोटीन है बच्चे, ये कहां पर प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होगा आपका स्पर्मेटोजोआ के ऊपर. ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्टिलाइजेशन cone यानी कि the cone of reception which pulls the sperm into the egg is formed from acrosome of the sperm, acrosomal process of the sperm, vitelline layer of egg या फिर plasma membrane of the egg. जल्दी बताओ जो फर्टिलाइजेशन जो कौन बना है वो किसकी वजह से बना है? जैसे ही स्पर्म ने टच किया जोना पेलुसिडा को, ठीक है, तो एट द एंड ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होगा? एट द एंड ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन जो ऊलिमा है थोड़ा सा प्रोट्रूड आउट कर जाएगी टू फॉर्म अ कॉन, एंड दैट कॉन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन कॉन. और ऊलिमा का मतलब क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी? एग की. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा डिस्पर्स्ड जस्ट, ठीक है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा डिस्पर्स्ड जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर क्लीवेज, या फिर नन ऑफ अबो। यानी कि जो सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा पहले डाइजेस्ट हो जाते, डिस्पर्ज हो जाते, किसकी वजह से, आफ्टर फर्टिलाइजेशन या फिर बिफोर फर्टिलाइजेशन। ये चीजें तो पहले ही हो गई ना, बिफोर फर्टिलाइजेशन ही क्या हो गया, एक्रोसोमल रिएक्शन, ठीक है, यानी कि फ्यूजन से पहले ही क्या हो गया है, एक्रोसोमल रिएक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से एक्रोसोम बर्स्ट हो गया और एक्रोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट था, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। क्या प्रेजेंट थे, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बिफोर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। ये है आपका होमवर्क और ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कम से कम भी 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस चाहिए, ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स और oocyte आर इंपॉर्टेंट। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन बिटवीन गैमेट्स ऑफ 2 डिफरेंट स्पीशीज, टू अट्रैक्ट स्पर्म, टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, टू इंक्रीज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द स्पर्म। देखो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ऊलिमा के जस्ट नीचे प्रेजेंट थे, ठीक है। तो जैसे ही इनफ्लक्स हुआ कैल्शियम का फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कहां पर, ऊप्लाज्म के अंदर, तो ये कैल्शियम क्या करेंगे, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को फ्यूज कर देंगे विद द ऊलिमा, और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की वजह से ही इनके जो सारे के सारे एंजाइम्स है पेरीवाइटलिन स्पेस के अंदर रिलीज हो जाते हैं और ये जोना पेलुसिडा को थिक कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ज्यादा से और स्पर्म एंटर नहीं कर पाते मोर देन 1। तो इसका मतलब है ये पॉलीस्पर्मी को रोकते हैं और ये स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी के लिए रेस्पॉन्सिबल है सोडियम आयंस, स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी के लिए रेस्पॉन्सिबल है कैल्शियम आयंस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। The slow block to the polyspermy triggers the movement of calcium ion from cytosol to the endoplasmic reticulum. Describe the fusion of egg and sperm nuclei. Involve exocytosis of cortical granules into perivitelline space. Allows the fusion of more than one sperm to egg plasma membrane. ठीक है, तो ये तो ऑप्शन तो बहुत ही गलत है, ठीक है। पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या है, एक से ज्यादा स्पर्म एंटर ना कर पाए। तो मैंने अभी बताया था कॉन्सेप्ट कि इन्फ्लक्स होगा कैल्शियम का, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को फ्यूज करा देगा ऊलिमा से, जिसकी वजह से एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होगा, जिससे कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का सीक्रेशन किसके अंदर रिलीज होगा, पेरीवाइटलिन स्पेस के अंदर, जिसकी वजह से जोना पेलुसिडा के ऊपर लगे हुए रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। जोना पेलुसिडा थिक हो जाएगी, जिसकी वजह से पॉलीस्पर्मी नहीं होगी। एंड द करेक्ट आंसर इज इन्वॉल्व्स द एक्सोसाइटोसिस ऑफ द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इनटू पेरीवाइटलिन स्पेस, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस और हमने पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से किया है, इवेंट सारे के सारे अच्छे से किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।